वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 11 बजे की 13 दिसंबर 2025 में आप सभी का स्वागत है। कक्षा के प्रारंभ के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओ ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम सभी को। सबसे पहले आप सभी को सूचनाएं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के दुआओं से स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में इस समय के सोशल मीडिया और जमीनी स्तर के बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर जी, जिनके सानिध्य में आज भारतवर्ष के हजारों हजार परिवार प्रशिक्षित हो चुके हैं। उनके YouTube के प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भाई बंधु स्वदेशी चिकित्सा और आयुर्वेद के प्रति उनका विश्वास और ज्ञान बढ़ा है। रूना दीदी के आशीर्वाद से, सहयोग से स्वस्थ समृद्ध परिवार की झोली में वैद्य राजेश कपूर जी का आना संभव हुआ। आज सुबह उनसे मुलाकात हुई और उन्हें 2 दिन दिल्ली में भारत मंडपम प्रगति मैदान में सनातन धर्म पे चल रहे अधिवेशन में भाग लेना है। उन्हें भारत मंडपम में छोड़कर मैं अभी केंद्र पर पहुंचा हूं। शाम को लगभग 9 बजे के आसपास जब पहुंचेंगे तो उनसे विचार किया जाएगा कि चौपाल पे वो अपना समय दान देते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो सुबह 5 बजे योगाभ्यास के बाद सुबह सुबह ही उनके ज्ञानों को, अनुभवों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि 14 का भी प्रोग्राम उनका इसी प्रकार है, सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक 2 दिवसीय सम्मेलन में, और 15 को उनके और व्यक्तिगत दूसरे प्रोग्राम में हिस्सा लेना है। तो उनकी व्यस्तता को देखते हुए समय का निर्धारण यही हुआ है। मेरी ओर से आप सभी के आशीर्वाद उस पर काम करेगा कि सुबह 5 बजे के योगाभ्यास के बाद यानी 6 बजे से वैद्य राजेश कपूर जी का ज्ञान, अनुभव हम सभी को मिलने वाला है। और परमात्मा ने चाहा तो चौपाल पे जितने समय के लिए लेट तक भी अगर आते हैं, यहाँ पर 9 सवा 9 तक पहुंच जाएंगे तो उस वक्त हमारी चौपाल 9:30 तक लगभग चली जाती है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय प्रभु की इच्छा से होगी तो हमें
समय मिलेगा। तो ये विशेष जानकारी आप सभी के लिए। हम सभी स्वास्थ्य रक्षक क्यों बने, उसके पीछे एक अनुभव आपको अभी ताजा ताजा अनुभव मिलने वाला है। एक मधु राठी दीदी हैं, हम सभी जानते हैं। मधु राठी दीदी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप अपने मोबाइल के पास आके आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। दीदी के चेहरे की मुस्कान से आप समझ सकते हैं कि कुछ तो अनोखा हुआ। दीदी, आपके अनुभव अनोखा हुआ है, मतलब अनोखा हुआ है बिल्कुल भैया। जी परसों बेटे के पेट में बहुत दर्द हुआ, और वो पथरी का दर्द था, क्योंकि पहले भी दिखाया था उसे। तो उसने जैसे ही बोला पेट में दर्द है, पिछली बार तो वो हॉस्टल में था, तो कुछ कर नहीं पाए। जो दवाई डॉक्टर ने लिखी वैसे किया, सुबह से रात तक परेशान रहा वो। इंजेक्शन लगने के बाद भी उसको आराम नहीं आया था। अकेला सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पता नहीं क्या क्या करवा लिया। इस बार जैसे ही उसने कहा, मैं तुरंत दौड़ के घर आई। भैया की चौपाल चल ही रही थी, तभी बात मैंने की कि बहुत दर्द हो रहा है, क्या करें। भैया ने बताया सौंठ, 1 कप पानी ले, आधा चम्मच सौंठ ले, 1/4 हो जाए तब तक उबाले, और 2-3 बार ऐसा करके पिला दें उसे। तो घर आते ही मैंने तुरंत चढ़ा दिया सौंठ का काढ़ा बनने के लिए, और उसे दिया। एक बार दिया, उसने उल्टी कर दी। फिर बनाने के लिए रखा। फिर फिर उसे दिया, तो थोड़ी देर बाद तो नॉर्मल हुआ। फिर थोड़ा निकला उसका उल्टी से, फिर भी। फिर तीसरी बार और दिया, फिर जाके घंटे भर में उसको एकदम आराम आ गया। तो एकदम चमत्कारिक रूप से उसने काम किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद गोविंद भैया का, इतनी सुंदर उपाय भैया ने बताया। जी दीदी। अब उसका पथरी का भैया ने एक और इलाज बताया भैया आपने। जी दीदी। मैंने अभी अजवाइन का काढ़ा बना के दिया, उसके बाद फिटकरी का भी काढ़ा बनाए भैया। जी दीदी, क्योंकि मूत्र नली में फंसी हुई है, तो मूत्र नली में जब भी पथरी फंस, हाँ, तो सबसे पहले अजवाइन का पानी, उसके बाद फिटकरी का पानी, उसके बाद इलायची का दूध, अगर ये पूरे दिन इ- नियमित करते रहें। इलायची का अभी मैंने अजवाइन का बनाया। तो ये कितनी बार देंगे भैया? अगर संभव हो तो हर आधे आधे घंटे पे तीनों को, और उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे बाद, मतलब अगर एक दिन में पथरी निकालनी हो तो 24 घंटे में मूत्र नली की फंसी हुई अच्छा पथरी अच्छा बाहर निकालनी हो तो अजवाइन का देने के बाद, अच्छा फिटकरी अच्छा। का आधे घंटे बाद, उसके आधे घंटे बाद इलायची का दूध, फिर ये उसके आधे घंटे बाद, मतलब लगभग 2 घंटे बाद अजवाइन का दोबारा आ जाएगा। रोटेशन इसी तरीके। इलायची का भी काढ़ा बनेगा ना भैया? हाँ, दूध बनेगा, मतलब पाँच इलायची का भी काढ़ा? दूध दूध बनेगा। या काढ़ा? दूध 5-6 छोटी इलायची, 1 कप दूध, अच्छा। 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाल, हाँ। और वो दूध। अच्छा, उसे भी चौथाई रखना है क्या उसे भी? हाँ हाँ, आधा, मतलब चौथाई कर दें, आधा कर दें, तो 24 से आधा कर दे, 48 ठीक है घंटे ठीक है। में मूत्र नली की फंसी हुई पथरी बाहर आ जाती है, और किसी भी प्रकार की जख्म नहीं होता, ब्लड नहीं आता। नहीं तो मूत्र नली से जब पथरी आती है तो वहां की मांसपेशियों को, स्किन को छीलते हुए बाहर आती है, जिसकी वजह से वो वहां पे जख्म होने के चांसेस हैं। तो फिटकिरी उस जख्म को भरने का काम करती है। हम हो जाते हैं, फिट करी उसको। हाँ जी। हाँ, बराबर है भैया। तब फिटकिरी बहुत सुंदर। तो अभी मैंने अजवाइन का काढ़ा तो बनाने रखा है, जो फिर फिट करी और फिर दूध इलायची वाला देती हूँ उसे अगर आधे आधे घंटे में। करने में और उसके बाद आपको फिर चौपाल पे आके बताती हूँ कि कैसे रहता किसी को ये करने में असुविधा लग रही हो तो है। 3 थर्मस लाए, 3। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अगर बार बार करने से बचना चाहते हैं तो 3 थर्मस लेके आए। एक थर्मस में अजवाइन का पानी, एक थर्मस में फिटकरी का पानी, और एक थर्मस में इलायची का दूध पर्याप्त मात्रा में बना के रख लें, और आधा आधा कप आधे आधे घंटे के अंतर पे बारी बारी से रिपीट करते रहें। अब चलते हैं एक और अनुभव के संग, जो बहुत ही सरल, हम सभी के स्वाध्याय का नतीजा है। अगर स्वाध्याय नहीं किए होते तो शायद
उस उपचार को हम इतनी जल्दी परीक्षित नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूं। जिनका भी को होस्ट है वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें और इसे पढ़ने का प्रयास करें। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही? नहीं दिख रही ये भैया, ब्लैक आ रही है खरी। ब्लैक आ रहा है पूरा। अच्छा, एक मिनट। बाकी तो दिख रहे हैं, ये यहाँ अभी भी अभी भी ब्लैक ही आ रहा है। ब्लैक हो रहा है। मैं फोटो पे जाके देखूं। फोटो भी ब्लैक ही हो रही है ऐसा। फोटो भी ब्लैक हो रही है। चलिए, मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वहां से ग्रुप से आप पढ़ के बता सकते हैं। लालचंद, लालचंद नाम था ये। मैं अभी स्क्रीन शॉट ले लिया, पहला दूसरा। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन को कीजिए जरा। कोमल बहन कर रहे हो? जी ट्राई कर रहे हैं। गोविंद भाई वाले ग्रुप में है, स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भाई के ग्रुप में। मेरा नंबर नहीं है शायद उसमें। आप मीरा दीदी आप करो। मैं नारी सुरक्षा पे डालता हूँ। हाँ आप नारी सुरक्षा पे डालो। चलो, नारी सुरक्षा पे डलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पावर नहीं है मेरे पास इसका। तो कौन से ग्रुप में हो? बंधन उपचार में हो? हाँ बंधन उपचार 2 में है। बंधन उपचार 2 में। जी। और किसी ग्रुप में? ये तो 2 नंबर, ये मोबाइल नंबर है ही नहीं 2 में। बे चैट बॉक्स में नहीं डाल सकते? हाँ, हाँ चैट चैट बॉक्स में डालो। चैट बॉक्स में डालते हैं। भैया मैंने स्क्रीन शेयर की, दिखा नहीं क्या? दिखा था। करना। मेरा माइक बंद था, मैं क्या कोमल का होना है तो वो कर दिया। करो, स्क्रीन शेयर करो। करके वंदे मातरम भैया, मैंने बंधन उपचार 2 में डाल दिया। जी चाचा जी आ गया। जी बेटा। चलो, आकांक्षा कर रही, ठीक है। पहले समस्या वाला देखो, एक और फोटो होगी। भैया पढ़ो। भैया वंदे मातरम। 65 साल के बुजुर्ग को एडी से कमर तक हार्सिक हो गई है। कुछ एलोपैथी तुरंत किया था, क्या दर्द एंड घाव भरने में मदद कोई उपचार है तो बताइए। 5 ग्राम कच्ची फिटकरी और 3 ग्राम हल्दी को बारीक पीसकर गाय के दूध के मक्खन में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को रोगग्रस्त त्वचा पर दिन में 4-5 बार लेप लगाएं। आधा ग्राम फिटकरी भस्म 1 गिलास छाछ के साथ दिन में 1 बार खाएं। 50 ग्राम सरसों के तेल में 25 ग्राम बकरी की मिंगन को खौला लें और छान लें। इस तेल से रोगग्रस्त अंगों पर मालिश करें। 1 सप्ताह में ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। भैया वंदे मातरम। हार्दिक हार्दिक के लिए आपके बताए इस नुस्खे से तेजी से फायदा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, तो हमने पीछे फिटकरी का स्वाध्याय किए थे, घर का वैद्य फिटकरी। तो उसमें अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि नकल ही मारी है और कुछ नहीं करी है मैंने, ठीक है। स्क्रीन शेयर, सिस्टम वाली स्क्रीन दिखेगी तो बताना। ये दिख रही है सिस्टम वाली? जी भैया। जी दिख रही है भैया। ये त्वचा त्वचा रोग वाला दिख रहा है। दिख रहा है। त्वचा रोग में उन्होंने क्या लिखा था? हर्पिज, ठीक है। और हर्पिज को क्या बोला जाता है? विसर्प।
जी सर। ठीक है, सेम यही उठा के कॉपी पेस्ट कर दी थी। हाँ, हाँ, यही लिखा हुआ है ना, 5 ग्राम कच्चे ग्राम पीट केले, कर। 3 ग्राम हल्दी बारीक पीस के गाय के दूध के मक्खन में मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को रोगग्रस्त त्वचा पर दिन में 4-5 बार लेप लगाएं। आधा ग्राम फिटकरी की भस्म 1 गिलास छाछ के साथ दिन में 1 बार सेवन करें। 50 ग्राम सरसों के तेल में 25 ग्राम बकरी की मिगनी को खौला लें और छान लें। इस तेल को रोगग्रस्त अंगों पर मालिश करें। 1 सप्ताह में ही लाभ होता हुआ दिखाई देगा। हम्म, तो स्वाध्याय करने का नतीजा है कि हम सभी स्वास्थ्य रक्षक की इस कड़ी में बहुत ही सरल उपचार से गंभीर समस्या मानी जाती है त्वचा रोग में हर्पीज जो है सबसे दर्दनाक तकलीफ होती है, क्योंकि ये ठीक होने के बावजूद भी दर्द नहीं जाता। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि जब ये ऊपर से ठीक दिख भी रहा होगा तो दर्द नहीं जाता। तो भैया जब दर्द खाली बचेगा तो वो खाली खाने वाली चीजें लगाने का रहेगी, लगाने वाली चीज का कोई रोल नहीं है फिर उसके बाद? नहीं, कुछ जगहों पे लगाने वाली जो चीजें होती हैं वो भी जाके अंदरूनी रूप से वहाँ के जैसे गर्माइश देना या वहाँ के इन्फेक्शन को, वायरस को खत्म करना। जब तक वो वायरस रहता है, देखो बाहर से तो स्किन भर गई, क्योंकि बाहर की स्किन हमारी जल्दी भर जाती है, बाहर की स्किन भर गई तो फिर क्या है कि वो दिखेगा कि ठीक हो रखा है, लेकिन अंदर का वायरस नहीं मरा तो वो दर्द करता है। जी भैया, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जैसे बाकी उपाय जो ऊपर वाले हैं वो तो सारे कर लेंगे, जैसे मेरे भाई को हो रखा भी दर्द है, ऊपर से ठीक हो गया, तो बकरी की मिंगन वाला बताते ही उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अंदर वाला तो असर कर ही देगा, हम्म। है ना? बाकी चीजें तो काम कर ही मतलब देते एक हैं, बकरी खाने की का, मिंगन वाला। एक खाने का, एक लगाने का। हाँ, तो खाली खाने वाले से भी अब वो जो पोजीशन है उसकी, उसमें वो फायदा हो जाएगा उसको। जी जी दीदी। जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब आप लोगों को इसी कड़ी में एक बहुत अच्छी बात स्क्रीन शेयर करके ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि खुली किताब है आप सभी के सामने। स्क्रीन शेयर हो गए? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कुछ? नहीं? अभी नहीं, गोल गोल ऊपर घूम घूम रहा रहा है। भैया, गोल गोल घूम रहा है। क्या हुआ पता नहीं, आज क्या हो रखा है इसको। हाँ, हो गया। आ गया। ऐसा है, ये होता है कीप नोट जो आप सभी को बताया हुआ है। और जी ये कीप नोट का होता है कि आप कितने, कौन सी ईमेल आईडी से है। तो ये मेरी एक आईडी थी, कैम GSP कंप्लीट एक्टिव मैन गोविंद शरण प्रसाद DOPPL दीवान ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड gmail.com। इस तरीके से इतने कीप नोट हैं और हर हर ईमेल पे कीप नोट भरे पड़े हैं। तो मैं उस वक्त जब राजीव भाई को सुन के काम करता उस वक्त मेरा यही ईमेल अकाउंट कंपनी का ज़्यादा चलाता था, तो इसी से बन गया था। तो इसमें देखते हैं इधर हमने नोट्स बनाए जब हमने सीखा कि कहाँ संभाल सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर है डॉक्टर वेद प्रकाश जी, DTC, ओसिमम, आयुर्वेद चिकित्सा, घरेलू नुस्खे, निरोग धाम, पंचगव्य, भारतीय रसोई के मसाले नहीं औषधालय, भारतीय व्यंजन व्यंजन मल द्वार, वैद प्रदीप गौ सेवक, सोच विचार संस्कार सभ्यता, स्वदेशी उत्पाद विधि और होम्योपैथी। मतलब होम्योपैथी में जो पढ़ता था तो होम्योपैथी में डालता था, इस तरीके से। तो काफी समय आज हम चलते हैं सोच विचार संस्कार, इसके एक पोस्ट को पढ़ते हैं। और उससे पहले ये मैं आपको अपनी छोटी सी जानकारी, जब हम व्हाट्सएप पे कुछ लिखा करता था, भेजा करता था, सबसे नीचे होता था, यही पढ़ के आप सभी के सामने एक बार डाल दूं। मैं गोविंद शरण प्रसाद, उम्र 43 वर्ष, पिता श्री साधु शरण प्रसाद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर CISF, पितामह स्वर्गीय श्री 1008 श्री बाबा दीपनारायण दास महाराज जी, वैष्णव संत, वर्तमान पता 114 प्रताप इनक्लेव, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली 59। कार्यस्थल प्रबंधक मैनेजर दीवान ऑफसेट प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, O25 सेक्टर 3 DSIDC भवाना इंडस्ट्रियल एरिया 39। जन्मभूमि सरकुना, जिला पटना बिहार, पैतृक नगर निवास कनौदी जहानाबाद बिहार। संपर्क सूत्र यह है, ईमेल ID
GSP-Rajiv-Dixit@gmail.com, स्वस्थ समृद्ध परिवार @gmail.com। स्वस्थ समृद्ध परिवार भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान से ज्ञानित एवं प्रोत्साहित हो निस्वार्थ स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास पहल में आप सभी के सहयोग आशीर्वाद के लिए बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को शुभ प्यार एवं सभी को हृदय से धन्यवाद। इस तरीके यूट्यूब चैनल वगैरह सारी चीजें 5 सितंबर 2016 से अमर शहीद भारतीय भाई राजीव दीक्षित जी को अपना गुरु द्रोणाचार्य मानकर एकलव्य बनने के प्रयास में उनके बताए आयुर्वेद के पानी के सूत्रों का कट्टर अनुयायी एवं क्षमता एवं परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेद के यम नियम का पालन करता एवं अपने सपने स्वस्थ भारत समृद्ध भारत निर्माण हेतु मोक्ष प्राप्ति हेतु अपने औरों के त्रैहिक दैहिक दैविक भौतिक दुखों को दूर करने का प्रयासरत आयुर्वेद घरेलू पंचगव्य होम्योपैथी के अध्ययन एवं भाई राजीव दीक्षित जी के विचार ज्ञान से ज्ञानित हो ज्ञान को निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रचार प्रसार। राजीव भाई एक नाम नहीं, एक विचार, एक ग्रंथ, एक आदर्श हैं जिन्हें हर कोई अपने जीवन में ग्रहण कर अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए परिवार समाज देश को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। बस आवश्यकता है शुरुआत के पहले कदम की। एक बार इसे पूरा जरूर पढ़ें। आप सबका सहयोग मेरी दूरदृष्टि सपनों को जरूर पूरा करेगी। वेग 2 प्रकार के शारीरिक अपान वायु, मल मूत्र, जमायु, आंसू, छींक, डकार, बमन, वीर्य, भूख, प्यास, श्वास एवं नींद 13 शारीरिक वेग हैं और 14वां वेग है पथ्य अपथ्य अपथ्य भोजन। मानसिक काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मानसिक वेग हैं। शारीरिक वेगों को रोकने से रोग होते हैं और मानसिक वेगों को रोकने से शरीर स्वस्थ रहता है। अपान वायु को रोकने से पेट का फारा, हृदय रुकना, सर दर्द, हिचकी, खांसी, जुकाम, गला बैठना, मल का रुकना एवं अन्य रोग होते हैं। मल रोकने से पेट में गुड़गुड़ाहट, खट्टे डकार, पेट दर्द, गुद्दा द्वार में दर्द होता है। मूत्र के रोकने से नाभि में दर्द, सिर में तीव्र पीड़ा एवं इन अंगों में सुई चुभने जैसा दर्द एवं अन्य रोग होते हैं। जमाई रोकने से गर्दन में दर्द, आंख, कान, नाक एवं मुख के रोग होते हैं। आंसू रोकने से सर दर्द एवं आंख के रोग होते हैं। छींक रोकने से सिर, आंख, नाक, कान, गले एवं मुख के रोग होते हैं। डकार रोकने से हृदय एवं आवासे में दर्द एवं पेट में वायु की आवाज गूंजती है। बमन रोकने से चर्म रोग, शरीर में जलन, भूख न लगना, पांडु, सूजन, कोढ़, बुखार एवं जीभ मिचलना जैसे रोग होते हैं। भूख रोकने से अंगों का टूटना, कमजोरी, अरुचि, थकावट एवं नेत्र ज्योति के रोग होते हैं। प्यास रोकने से हृदय एवं छाती में दर्द, गला एवं मुख के रोग, कानों में आवाज कम सुनाई देने जैसे रोग होते हैं। श्वास रोकने से पेट में गोला, हृदय में पीड़ा, बेहोशी जैसे रोग होते हैं। नींद रोकने से जमाई, अंगों का टूटना, सिर, शरीर एवं आंखें भारी लगने लगती है एवं अल्प आयु होती है। अपथ्य भोजन करने से सभी रोग होते हैं। उपरोक्त ज्ञान धन्वंतरी कृत आयुर्वेद योग संग्रह पुस्तक की है। अतः आप सभी से विनती एवं अपील है कि आयुर्वेद के यम नियम का पालन कर अपने पूर्वजों की तरह आरोग्य आयु को प्राप्त करें। सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद ही हमें आरोग्य आयु का ज्ञान एवं रोग होने पर चिकित्सा देता है। बाकी सभी चिकित्सा पद्धति रोग होने के बाद ही चिकित्सा करती है। आयुर्वेद चिकित्सा की पहली औषधि केंद्र है आपकी रसोई घर। मसाले आपकी औषधि हैं। जिस प्रकार हमने जीवन यापन हेतु कम से कम क ख ग 1 2 3 4 जोड़ घटाव गुना भाग सीखा और नहीं भूले, उसी प्रकार हमें अपने स्वस्थ एवं समृद्धि हेतु रसोई घर की औषधि का ज्ञान एवं आयुर्वेद के यम नियम का ज्ञान होना ही चाहिए। एक और अपील। जय माता दी। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत निर्माण हेतु एक अपील, अनुरोध, आग्रह, विनती। स्वस्थ शरीर से धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन से स्वस्थ शरीर नहीं। आपसे बेहतर आपके शरीर को कोई नहीं जान सकता।
85% रोगों का इलाज आप स्वयं कर सकते हैं। आपको अपने भोजन की पहचानने की जरूरत है, साथ ही ये नियम पालन करें। खाना खाने के 90 मिनट बाद पानी पिएं। फ्रीज या बर्फ का पानी ना पिएं। पानी को हमेशा घुट घुट कर पिएं, गर्म दूध की तरह। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए गुनगुना पानी पिएं। खाना खाने के से 48 मिनट पहले पानी पिएं। सुबह में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना हो तो जूस पिएं। दोपहर में खाना खाने के बाद तुरंत पीना हो तो मट्ठा पिएं। रात्रि में खाना खाने के बाद तुरंत पीना हो तो दूध पिएं। उड़द की दाल के साथ दही ना खाएं। उड़द की दाल का दही बड़ा भी ना खाएं। हमेशा दक्षिण या पूरब की ओर सर करके सोएं। खाना हमेशा जमीन पर सुखासन में बैठकर खाएं। एल्युमिनियम के बर्तन का बना खाना ना खाएं, खासकर प्रेशर कुकर का। कभी भी मूत्र, मल, जम्हाई, प्यास, छींक, नींद इस तरह के 13 बेगों को ना रोकें। दूध को खड़े होकर, पानी को बैठकर पिएं। मैदा, चीनी, रिफाइंड तेल, सफेद नमक का प्रयोग ना करें। इसकी जगह पर गुड़, काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें। आप सबसे विनती है कि आप ऊपर के 5 नियम का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर बहुत ही ज्यादा कीमती है। स्वस्थ शरीर से पैसा और खुशियां पाया जा सकता है, लेकिन पैसा और समय से स्वस्थ और शरीर नहीं। अब आपको स्वयं चिकित्सक बनने की जरूरत है। आप अपने शरीर को जितना जानते हैं उतना डॉक्टर नहीं। आप सबका शुभचिंतक, आपका अनुज गोविंद शरण प्रसाद। अमर शहीद राष्ट्रगुरु, आयुर्वेद ज्ञाता, होम्योपैथी ज्ञाता स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी के जाने एवं इनके ज्ञान को ग्रहण करके एवं अपने सपनों, स्वस्थ एवं समृद्ध भारत को पूरा करने हेतु अपना समय दान दें। मेरे दिल की तमन्ना है कि हर इंसान का स्वस्थ स्वास्थ्य हेतु समृद्धि का नाश ना हो। इसलिए इन ज्ञान को अपनाकर एवं अपना औरों के स्वस्थ और समृद्धि बचाएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो भाई बहन इन सामाजिक मीडिया से दूर हैं उन्हें आप व्यक्तिगत रूप से ज्ञान दें। आप अपने सगे संबंधियों, जाने अनजाने दोस्तों अर्थात हर इंसान तक इस संदेश को पहुंचाएं। आपसे विनती है, आप अपना परिचय एवं देश समाज परिवार हेतु संदेश देते हुए अपनी समस्या एवं अपनाए गए उपचार एवं हो रहे लाभ का उल्लेख करते हुए ऑडियो बनाकर भेजें, जिससे इसे शेयर कर सकूं, जिसे सुनकर अन्य भाई बहन का विश्वास, ज्ञान बढ़े एवं उनका परिवार भी स्वस्थ समृद्ध बना रहे। आपका अनुज अग्रज गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अगर आप मेरी बातों से सहमत हों तो इसे अपने जानकारों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो इस प्रकार के पोस्ट, और आज चलते हैं, एक बहुत ही अच्छी पोस्ट नजर आई तो मैंने कहा एक बार दोबारा रिमाइंड हो जाए। सोच, विचार, संस्कार, सभ्यता। इसे पढ़ने के लिए आप सभी में से कोई भी माइक को अनम्यूट कर लें और बड़े ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो पढ़ेगा उसकी भी बुद्धि खुलेगी और जो सुनेगा उसकी भी बुद्धि खुलेगी। तो जी, आप में से जी दीदी पढ़िए। जब द्रौपदी लगभग अपना सील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से उक्त प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले,
दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी का धृत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक समा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके सील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? प्रश्न की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। जी भैया। ठीक है, चलिए, सार समझ में आ गया या नहीं समझा? अब सार समझाने के लिए हमारे बीच में हम सभी की बड़ी दीदी मीरा मित्तल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है भैया इस ज्ञान की आज के दिन सबको। आदमी हर गलत काम को यही सोचता है कि कोई नहीं देख रहा है, और तुरंत सलाह मांगता है या सहायता मांगता है कि तुरंत भगवान आएगा और कर देगा। तो मैं जो भगवान की परिभाषा समझती हूँ भैया, जो मेरे पतिदेव ने थोड़ा दिन पहले मुझे समझाई, कि भ से भूमि, गग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। इन 5 तत्वों के बिना हम जी सकते, भगवान के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। इस चीज को अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो ना हम गलत करेंगे। छुप करके कहाँ जाएंगे भैया, इस प्रकृति दूर तो जा नहीं सकते। और फिर सहायता मांगने की भी जरूरत नहीं है, ये हमेशा हमारे साथ ही है भैया। जी जी। तो ये बात है कि जब अपनी आत्मा बोलती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, माता पिता से
या पति पत्नी से किसी से भी छुप करके आदमी कुछ काम करता है, तो उस समय विनाश समझ लेना चाहिए। जैसे कौरवों का हुआ कि उन्होंने कृष्णा जी को ही बाहर निकाल दिया कि भाई ये मना कर देंगे जुआ खेलने के लिए या इनसे छुप करके करना है, और वो फंस गए। और दूसरी बात कि हम अगर पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए हमको मतलब चाहे अपनी विद्या की देवी को बोले कि माँ हमें अब सद्बुद्धि दो, या हम पुस्तक उठा करके पढ़ें। आध्यात्मिक रूप से हम बोलते कि देवी माँ आप मुझे सद्बुद्धि दो, सरस्वती माँ आप हमें सद्बुद्धि दो। और प्राकृतिक रूप से, शारीरिक रूप से जब हम पुस्तक को लेकर के पढ़ते हैं और अच्छी पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो ज्ञान आता है, नहीं तो कभी नहीं आ सकता है। वैसे ही अगर आपका मन बोल रहा है कि अगर आप स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ रहे हो, आपको फायदा हो रहा है, तो उस फायदे को समझ करके कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी। उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं भैया कि जिसके लिए थोड़ा सा प्रयास भी करना पड़ता है। और ये है कि जब हम सरेंडर हो जाते हैं और भगवान को बुलाते हैं, तब तो भगवान जरूर आते ही आते हैं। वैसे ही जब हम खुद का ज्ञान से संतुष्ट नहीं है, तो किसी पुस्तक को उठा करके पढ़े कि ठीक है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो मतलब या तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ मिल गया, और या फिर आपको थोड़ा सा चला के करना पड़ेगा। जी भैया, धन्यवाद। जी दीदी। चलिए आज इसी कड़ी में एक और पढ़ लेते हैं। मैंने भी इकट्ठा किया तो मैंने कहा ये विश्व गुरु भारत, इसके बारे में पढ़ने के लिए आ रही हैं पाथ्या शाह दीदी, गुजरात से, अहमदाबाद से। पाथ्या शाह दीदी, माइक अनम्यूट करें। पाथ्या शाह दीदी। शायद वो व्यस्त हैं। एक मिनट देखूं कहाँ है, नजर तो आ रही थी। चलिए किसी और को पढ़ने का मौका देते हैं, देखते हैं किस किस को हिंदी पढ़ना आता है। जो कभी नहीं पढ़ा उनको आज मौका देते हैं, ठीक है। बरसा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये यहाँ से पढ़ना है, विश्व गुरु भारत। हाँ जी, हाँ जी दीदी। विश्व गुरु भारत। विश्व के शीर्ष 10 आविष्कार जो भारत ने किए। बहुत से लोग यह मानते या कहते पाए गए हैं कि पश्चिम ने विश्व को विज्ञान दिया है और पूर्व ने धर्म। दूसरी ओर हमारे ही भारतीय लोग यह कहते हुए पाए गए हैं कि भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं हो जाए सोच कभी नहीं सोच कभी नहीं रही। ओके। भारत में कोई वैज्ञानिक सोच कभी नहीं रही। ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का ऐसे लोग अपने अधूरे ज्ञान का परिचय देते हैं, या फिर वे भारत के विरोधी हैं। भारत के बगैर ना धर्म की कल्पना की जा सकती है और ना विज्ञान की। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों और वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए और सिद्धांत गढ़े हैं जिनके बल पर ही आज के आधुनिक विज्ञान और विश्व का चेहरा ही बदल गया है। सोचिए, शून्य नहीं होता सोचिए शून्य नहीं होता तो क्या हम गणित की कल्पना कर सकते थे? दशमलव नहीं होता तो क्या होता? इसी तरह भारत ने कई मूल आविष्कार और सिद्धांतों की रचना की। भारत के विशेष 10 आविष्कार भारत के विशेष 10 आविष्कार जिन्होंने बदल दिया विश्व को। विमान। इतिहास की किताबों और स्कूल के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया, लेकिन यह गलत है। यह यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। चौ, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे।
गोधा एक विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हर ले गया था। अस्त्र शस्त्र, हम धनुष, बाण, माला या तलवार की बात नहीं कर रहे हैं। इसका आविष्कार तो भारत में हुआ ही है, लेकिन हम आग्नेय अस्त्रों की बात कर रहे हैं। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पतास्त्र, सर्पास्त्र, ब्रह्मास्त्र आदि अनेक ऐसे अस्त्र हैं जिनका आधुनिक रूप बंदूक, मशीन गन, तोप, मिसाइल, विषैली गैस तथा परमाणु अस्त्र हैं। वेद और पुराणों में निम्न अस्त्रों का वर्णन मिलता है: इंद्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, वरुण अस्त्र, नाग अस्त्र, नागपाश, वायु अस्त्र, सूर्य अस्त्र, चतुर्दिश अस्त्र, वज्र अस्त्र, मोहिनी अस्त्र, त्वास्तर अस्त्र, सम्मोहन, प्रमोहना अस्त्र, पर्वता अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीर्षा अस्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णव अस्त्र, पाशुपत अस्त्र आदि। महाभारत के युद्ध में कई प्रलयकारी अस्त्रों का प्रयोग हुआ है। उनमें से एक था ब्रह्मास्त्र। आधुनिक काल में परमाणु बम के जनक जे रॉबर्ट ने ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताया कि ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन को नाम दिया ट्रिनिटी, त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परमाणु परीक्षण किया गया। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र, भैया ऊपर करना। परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कर्णाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कर्णाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कर्णाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कर्णाद प्रमास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासज्ञ टी.एन. कौले बुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कर्णाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। पहिए का आविष्कार। आज से 5153 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें रथों के उपयोग का वर्णन है। गत वर्ष 2017 में गीता की 5153वीं जयंती मनाई गई। जरा सोचिए, पहिए नहीं होते तो क्या रथ चल पाता? इससे सिद्ध होता है कि पहिए कई हजार वर्ष पूर्व भी भारत में विद्यमान थे। पहिए का आविष्कार मानव विज्ञान के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पहिए के आविष्कार के बाद ही साइकिल और फिर कार तक का सफर पूरा हुआ। इससे मानव को गति मिली। भैया, गति से जीवन में परिवर्तन आया। हमारे पश्चिमी विद्वान पहिए के आविष्कार का श्रेय इराक को देते हैं, जहां रेतीले मैदान हैं, जबकि इराक के लोग 19वीं सदी तक रेगिस्तान में ऊंटों की सवारी करते रहे। यद्यपि रामायण और महाभारत काल से पहले ही पहिए का चमत्कारी आविष्कार भारत में ही हो चुका था, ज्यों और रथों में पहियों का प्रयोग किया जाता था। विश्व की तथाकथित सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी के अवशेषों से प्राप्त ईसा से 3000 से 1500 वर्ष पूर्व की बनी खिलौना हाथी गाड़ी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रमाण स्वरूप रखी है।
सिर्फ यह हाथी गाड़ी ही प्रमाणित करती है कि विश्व में पहिए का निर्माण इराक में नहीं बल्कि भारत में ही हुआ था। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से विश्व में क्रांति आ गई। पश्चिम के लोगों के अनुसार प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का अर्थ है कि शरीर के किसी अंग को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी तो उन्हें ठीक कराने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 वर्ष ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व का मानते हैं। सुश्रुत से पहले धन्वंतरी हुए थे। बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। आधुनिक युग में निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के इस श्लोक का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तर्षियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मय पावे ताम्रपतम संस्कृतम छादेष्टि लाइट ही बंद हो गई। त्रिवेन चंद्राभिवि काष्ठपाम सुभिवम तस्तालोष्टो निधात्वे अर्धाच्छादितस्ततः संयोगा जायते तेजो मित्र वरुण संगीत्यम। आचार्य अगस्त्य संहिता। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें और शिखी ग्रीवा डालें, फिर बीच बीच में गोली काष्ठ पांसु लगाएं। ऊपर पारा तथा दस्तलोष्ट डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः अगस्त्य को कुंभोद्भव कहते हैं। बटन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शर्ट के बटन का आविष्कार भारत में ही हुआ था। इसका सबसे पहला प्रमाण मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुआ। खुदाई में बटनें पाई गई हैं। सिंधु नदी के आसपास से 2500 से 3000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता अपने अस्तित्व में थी। ज्यामिति। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रोत्र सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन में ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व के में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांत ही पढ़ाए जाते हैं। वस्तुतः 2800 वर्ष पूर्व 800 ईसा पूर्व बौधायन ने रेखागणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखागणित ज्यामिति या त्रिकोणमिति को शल्य शास्त्र कहा जाता था। शल्य शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थीं। दो समकोण समभुज चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी, उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना, उस आकृति का उनके क्षेत्रफल के समान
जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण समभुज चौकोन बनाना, उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना, इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों का बोधायन ने सुलझाया। रेडियो इतिहास की किताब में बताया जाता है कि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन यह सरासर गलत है। अंग्रेज काल में मार्कोनी को भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के लाल डायरी के नोट मिले, जिसके आधार पर उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। सब कुछ भारत ने किया। मार्कोनी को 1909 में वायरलेस टेलीग्राफी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला, लेकिन संचार के रेडियो तरंगों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन मिलीमीटर तरंगे और क्रेस्कोग्राफ सिद्धांत के खोज करता जगदीश चंद्र बसु ने ही 1895 में किया था। उनके 2 साल बाद ही मार्कोनी ने प्रदर्शन किया और वह सारा श्रेय ले गया। चूंकि भारत उस समय एक गुलाम देश था, इसलिए जगदीश चंद्र बसु को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। दूसरी ओर वे अपने आविष्कार का पेटेंट कराने में असफल रहे, जिसके चलते मार्कोनी को रेडियो का आविष्कार माना जाने लगा। संचार की दुनिया में रेडियो का आविष्कार सबसे बड़ी सफलता है। उसके आविष्कार के बाद ही टेलीविजन और मोबाइल क्रांति संभव हो पाई है। गुरुत्वाकर्षण का नियम। यद्यपि वेदों में गुरुत्वाकर्षण के नियम का स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और एवं खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने इस पर एक ग्रंथ लिखा, सिद्धांत शिरोमणि। इस ग्रंथ का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और यह सिद्धांत यूरोप में प्रचारित हुआ। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानकर विस्तार से लिखा था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इसे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण, तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तब चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सटीक ज्ञान था। भाषा का व्याकरण। विश्व का पहला व्याकरण पाणिनि ने लिखा। 500 ईसा वर्ष पूर्व पाणिनि ने भाषा के शुद्ध प्रयोगों की सीमा का निर्धारण किया था। उन्होंने भाषा को सबसे सुव्यवस्थित रूप दिया और संस्कृत भाषा को व्याकरणबद्ध किया। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं। व्याकरण के इस महनीय ग्रंथ में पाणिनि ने विभक्ति प्रधान संस्कृत भाषा के 4000 सूत्र बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क सिद्ध ढंग से संग्रहित किए हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, इसमें तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, खान पान, रहन सहन आदि के प्रसंग स्थान स्थान पर अंकित हैं। इनका जन्म पंजाब के शालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर, पाकिस्तान के निकट तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। यद्यपि पाणिनि के पूर्व भी विद्वानों ने संस्कृत भाषा को नियमों में बांधने का प्रयास किया, लेकिन पाणिनि का शास्त्र सबसे प्रसिद्ध हुआ। 19वीं सदी में यूरोप के एक भाषा विज्ञानी फ्रेंज बॉक 14 सितंबर 1791 23 अक्टूबर 1867 ने पाणिनि के कार्यों पर शोध किया था। उन्होंने पाणिनि के लिखे हुए ग्रंथों तथा संस्कृत व्याकरण में आधुनिक भाषा प्रणाली को
और परिपक्व करने के सूत्र मिले। आधुनिक भाषा विज्ञान को पाणिनि के लिखे ग्रंथ से बहुत मदद मिली। विश्व के सभी भाषाओं के विकास में पाणिनि के ग्रंथ का वृहद योगदान है। इस तरह ऐसे सैकड़ों आविष्कार जो भारत के लोगों ने किए, चूंकि पश्चिम ने विश्व पर राज किया, इसलिए इतिहास उन्होंने ही लिखा। मुगलों और अंग्रेजों की दास्ता के काल में हमें इतिहास लिखने का कोई अधिकार ही नहीं था। उन्होंने षड्यंत्र के तहत स्वयं को दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को महिमा मंडित किया। साभार जयंती पुण्य सनातन संस्कृति। ये पढ़ना है भैया? नहीं जी, जी बहुत ही धन्यवाद। और आज की कक्षा यहीं पे समापन करते हैं और मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप अपने माइक को अनम्यूट करें। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि आज जब भारत मंडपम में होने वाले सनातन धर्म के सम्मेलन की ओर वैद राजेश कपूर जी को छोड़ने जा रहा था, तो जैन समाज के अनगिनत सैकड़ों परिवार उसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो उसमें जैन समाज में एक धर्मगुरु होते हैं जो निवस्त्र होते हैं। तो मैंने गुरु वैद राजेश कपूर जी को ही बोला कि क्या ठंड, क्या गर्मी, क्या सर्दी है, इनके पास है ऐसी कौन सी शक्ति। तो वो भी इंसान, उनके अंदर भी दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, नाक, मुंह, गला हमारी तरह, और वो निवस्त्र सर्दी हो या गर्मी। और दिल्ली की कड़ाके की सर्दी, गाने भी बने बने हैं, हाय रे दिल्ली की सर्दी। तो इस सर्दी में जब उन्हें वस्त्र, बिना वस्त्र के वो जीवित हैं, तो ऐसी कौन सी शक्ति है? वो शक्ति अपने अंदर ही है। तो उन सभी शक्तियों को पहचान कर हमें भी इस कदर अपने आप को मजबूत करना है। हमारे पास तो फिर भी उन्होंने साधनों को त्यागा और मजबूत बन गए, और हम साधनों के साथ कमजोर बन रहे हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, ठीक है। चलिए, और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से एक नारा होता है, तो आज उस नारे का उद्घोष करेंगे सुशील भाई। स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार, स्वस्थ समृद्ध परिवार का है नारा, जो हम राजस्थान गए थे एक शिविर में, क्या आर्य समाज के शिविर में, तो वहां पे इस नारे को जन्म दिया गया था। तो उसका उद्घोष करेंगे हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार भाई सुशील जी। जी भैया। मैं सुशील कुमार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, स्वस्थ समृद्ध परिवार का छोटा सा कर्णधार। स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना है। आयुर्वेद पढ़ना ही होगा। उसके बाद के नारे की अगली आवाज होती थी गोविंद भाई की। तो हमने बहुत ही मस्ती के साथ और सोच समझ के नारे लगाए थे पूरे राजस्थान और आते हुए ट्रेनों में, और आज भी सुशील भाई के द्वारा लिखे जा रहे पोस्टों में जरूर ये नारा रहता है। तो स्वस्थ रहना है, समृद्ध रहना है, तो आयुर्वेद पढ़ना ही होगा, आयुर्वेद समझना ही होगा, आयुर्वेद मानना ही होगा, आयुर्वेद को अपनाना ही होगा। कोमल पटेल बहन आ जाए। जी भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए हैं, चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। और आप सभी से विनती है कि कुछ पल के लिए अपने वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल जब कभी आप इस रिकॉर्डिंग को कभी देखेंगे तो सिर्फ आपका नाम दिखेगा, चेहरे तो दिखेंगे नहीं कि आप मोटी थी, गोरी थी, पतली थी, काली थी, दुबली थी। तो अपने ही चेहरे को कभी देखना हो तो जब भी हम तो डेट भी डाल देते हैं, तो अगर आप 1 साल बाद भी अगर उसे देखें और शायद संजोग उस वक्त रहा, यूट्यूब की सुविधाएं और सारी चीजें टेक्नोलॉजी की यही रही, तो उस वक्त अगर देखना चाहें, अपने बच्चों को दिखाना चाहें कि देखो मैं कैसा दिखता था, अपने घर के काम काज को छोड़ के और उन सभी को निवृत्त करके सुबह के 1 घंटे मटर गश्ती करते थे, तो सबसे आखिरी में चले जाइएगा तो अपना चेहरा दिखा देना कि ये देखो आखिरी। शुरू में तो नहीं दिख रहा, शुरू में तो नाम है, हम अपना मुंह छुपा के रहते थे कि कहीं गोविंद भाई नाम ना ले लें, पढ़ने के लिए ना बोल दें। तो अभी भी बहुत सारे चेहरे बंद हैं, तो मेरी इच्छा है कि आप सभी, मैं भी अपनी चेहरा खोल ही लेता हूँ। ऐसे तो मैं तो हमेशा ऐसे ही दिखूंगा, सफेद सफेद। ठीक है, आप लोग के भले आज काले हैं तो कल सफेद हो जाएगा, मेरा तो सफेद ही रहेगा। ठीक है, तो अब कितना बढ़िया लग रहा है, सारे बड़े बड़े बड़े, और ये क्या बात है, रंगीन। ये मेरे मेरे डिस्प्ले पे अगर हेमंत भैया होंगे तो हेमंत भैया भी अगर सिस्टम पे होंगे तो देख रहे होंगे कि सारे हंसते मुस्कुराते चेहरे हुए नजर आ रहे हैं। तो जाने अनजाने हम लोग सुबह भी हंस लेते हैं और रात को तो अलग ही बात है, रात का क्या कहना। ये देखो सुधा पांडे दीदी हैंड्रेस कर ली, हाँ, घूंघट में ही। अब घूंघट वालों का हैंड्रेस। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया हमको वो पूछना थी, आपकी दवा तो याद है पर किस काम का लिए है वो नहीं याद है, वही पूछना था। वो जो आपने बताया था कि फिटकरी का भस्म गुनगुने पानी में और हनी डाल के घोल के पिलाना है, वो किस लिए पिलाना है यही नहीं याद आ रहा है। मैं खुद ही भूल गया। आपने उस वक्त क्या समस्या बताई होगी। अब ये देखो कितनी पुरानी बात है। नॉर्मल ज्यादा पुरानी नहीं बात है, लग रहा है हमको 2 महीना हो गया, क्या 1-1.5 महीना। यहाँ तो कल का खाया पता नहीं चलता क्या खाया था। और फिटकरी का भस्म जो हम जाने वाले थे शादी में, तो आपसे बताए थे ना कि फिटकरी का भस्म लेके जा रहे हैं भैया। हाँ, तो उसी टाइम का बात है, तो वो पिलाए थे तो उस समय आराम मिला था। अब किस लिए, अब सबको सर उस मेरी बिटिया के लिए ही था। बिटिया को उस समय में क्या हो रखा था, गले में खराश हो रही थी या खांसी आ सर में रही दर्द थी। था, आंख में पानी था, इस टाइप में कुछ था क्या। चलो एनीवे कुछ भी हो, जब फिटकरी को गर्म पानी में मिला के शहद मिला के पीते हैं तो हाँ सर्दी के मौसम में होने वाले कफ के रोग का शमन होता है। अच्छा भैया। ठीक है। हाँ तो मतलब उसको दे सकते हैं हम। हाँ, दे सकते हैं हाँ यही नहीं याद आ रहा था किस लिए दिए थे। जी। अब यहाँ चेहरे दिख रहे हैं तो अगर इसमें ये पता चल जाएगा ना कौन हंस रहा है। जो रो रहा होगा उससे पूछ लेंगे, हाँ भाई बताओ क्या बहन, क्या बहन, क्या बात है, क्यों उदास है। हाँ, पति ने मारा या मैके नहीं जाने की छुट्टी मिली, क्या दिक्कत है। और जिनके दांत निकले उनको तो राम राम, ठीक है जी। तो ऐसा है, जिसके जिसके आंख डबडबाया रहता है उसी के पास तो सारे जाते हैं, हंसने वाले के पास भाई पहले तो पूछने उसी के पास जाते हैं, हाँ बेटा बता क्या बात है, क्यों उदास बैठा पड़ा है। तो अभी भी बहुत सारे भाई बंधु उदास बैठे पड़े हैं अपने अपने वीडियो को बंद करके।
नहीं भैया, हम उदास नहीं, वीडियो बंद करके हंस रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको नहीं कह रहा। तो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ आप लोगों का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, इसके लिए क्या कहने, शब्द नहीं है। हम लोग अनोखे परिवार के अनोखे अनोखे भाई बहन। जी, पूजा कपूर दीदी, कानपुर। भैया एक प्रश्न है, पूछ लूं क्या? पूछ लीजिए। समापन के बाद ही चर्चाएं होती है, वो तो यहाँ भी एक्चुअली क्या है, जब खाना पीना समापन हो जाता है तब कहते हैं हाँ भाई उसमें मिर्ची कम थी, इसमें ये तीखा था, ये रह गया, उसने तो मैं मांग रहा था दिया ही नहीं, मेरे को तो अच्छा लग रहा था, वो तो उधर ही बांट रहा था, मेरे तक तो पहुंचा ही नहीं, जब तक पता चला सारे पत्तल उठ गए। जी। भैया एक बहन है, 52-53 साल की है। तो उनको मैंने, उनके शरीर में दर्द रहता है, मैंने उन्हें हल्दी मेथी सोटा अजवाइन का बताया था। तो एक हफ्ते के बाद बता रही हैं कि अभी भी हल्का दर्द है। मैंने कहा कंटिन्यू कर लो उसको। और कह रही है कि शरीर में, उंगलियों में बहुत जलन रहती है और फटती रहती है, ऐसे लगता है जल रही है उंगलियां। उनको क्या बताते हैं आप? देखिए, अगर कभी भी शरीर में जलन जैसी महसूस हो तो खाने पीने की चीजों में गुलकंद बहुत अच्छा है। गुलकंद, जी और थोड़ा सा सामर्थ्यवान हो तो 1 किलो गुलकंद में 10 ग्राम परवाल पिष्टी मिला लें। जी भैया। शरीर में ताकत की ताकत, और जलन की समस्या अलग से दूर होगी। ठीक है। भैया गुलकंद क्या दोनों टाइम के लिए बोल दूं? हाँ, दोनों टाइम बोल दीजिए। मिठाई तो है, मिठाई समझिए, अगर किसी के घर में लड्डू रखा रहे तो कितनी बार खाएगा, जब जब देखेगा तब उठा के खा लेगा। अब हाँ खुशबू पांडे दीदी हैं, उनके यहाँ वो बेचारी क्या कहते हैं, ऊपर छुपा छुपा के रखती है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बता दीजिए। चलो। धन्यवाद बहुत। भैया। भैया भैया एक बात और सुन लीजिए। हाँ जी, बोलिए, सुनाइए दीदी। कुछ लोग को ना लीवर में दिक्कत था, उनका मतलब लखनऊ से दवा चल रहा था, तो पेट में दर्द था और वो सूजन वूजन था। तो उनको हम ये बनाए थे, लीवर बटी बताए थे। तो वो अभी कंटिन्यू 3 बार बना चुकी और वो खा रही हैं, तो क्या उनको रोक दें? पूछ लीजिए, अगर उनकी समस्याओं में आराम मिल गया तो रोक दें। तो वो क्या क्या कह रही है कि दीदी हम ये उस समय मेरे साथ में दवा भी चल रही है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि इस वजह से सही है कि इस वजह से सही है। कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े दिन दोनों को छोड़ दें, फिर पता चल जाएगा किसकी वजह से सही है। अच्छा भैया ठीक है, वही हम सोचे इतना ये खा रही हैं कहीं उनको प्रॉब्लम कुछ ना हो भैया। जी जी। एस के मलिक भैया, कोलकाता। कहाँ ज्यादा वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया हमारा एक साथी है, उसको सर में दाना हुआ था। जी। चैट चैट बॉक्स में फोटो दिए हैं। वो दाना को मतलब खरोच दिया तो मटर का दाना का बराबर इतना फूल के उठा है। तो कोई बात नहीं, फिटकिरी और गुड़ पीस के लगा दीजिए। फिटकिरी और गुड़। हाँ। जी। जी भैया। अनुराधा साहू बहन, उड़ीसा। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मेरा भी एक प्रश्न है आपकी कि आवाज ब्रेक हो रही है दीदी। भैया वो एक भैया है जो इनका जो सर में जो बाल है, थोड़े थोड़े जगह जगह से वो बाल उड़ रहा है, जैसे कि गैप बन रहा है। उनको वो बहुत बार पूछ रहे हैं, मैंने उसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है, मैंने बताया मैं पूछ के ही बताऊंगी। देखिए, अगर बाल थोड़े थोड़े जगह से गोल गोल उड़ रहा हो तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उनमें किसी प्रकार का कीड़ा लग गया, पालित रोग लग गया। ठीक है। तो अदरक, लहसुन, इसकी चटनी से मसाज करनी चाहिए। एक टाइम मसाज करें और शाम को अरंड के तेल से मसाज कर दें। अदरक लहसुन समान समान मात्रा में लेकर और कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। बनाकर। जी। मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। एक अनुभव है भैया, कल भाभी के लिए मैंने पूछा था लौंग और ये दालचीनी का काढ़ा, उनको कल बताया, उसको आराम मिल गया भैया। एक विकेट गिर गया एक तरह से, घर में एक वो होता है ना कि आयुर्वेद की तरफ समर्पित होना,
वो एक पूरा परिवार वैसा हो गया भैया, बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए, बहुत खुशी की बात है। और एक भैया लीवर बटी जैसे पानी के साथ निकलना रहेगा, वो चूसना रहेगा भैया। चूसने के लिए तो कभी कभार इस्तेमाल करना है, जब कभी जैसे पेट में दर्द वगैरह हो गया या गले में खराश वगैरह हो रही है, मुंह का स्वाद खराब हो रहा है, तब अगर चूसे तो उससे लार थोड़ी ज्यादा बनेगी, तो लार जल्दी वहां पेट में जाएगा, दवा के साथ लार भी जाएगा, मतलब क्षारीयता जो है बढ़ जाएगी। जी। तो मेरे पतिदेव का जैसे पेट ज्यादा है भैया, तो फैटी लीवर वाली बात है जैसे, तो हम्म। उसमें दूंगी तो पानी के साथ भी गिट सकते हैं, मुंह में रख भी सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आ, सोनिया दीदी, आपकी गाल धस जाएगा, इस तरीके इतना मत रखो अपने गाल पे हाथ, ठीक है? क्या हुआ? वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। कुछ नहीं, ठीक है भैया जी। इतना उदास उदास बैठी पड़ी हो। सत्यवीर भाई। नहीं, सत्यवीर भैया। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे वंदे मातरम, मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भैया मैंने एक बार पूछा था अपनी धर्म पत्नी के लिए, वो दवाइयों के लिए आपने बताया था अशोकारिष्ट वगैरह, तो मैंने बताया था कि वो दवाइयां भैया उल्टा असर करती हैं। तो उस टाइम पे भैया कुछ चर्चाएं चली थी, तो फिर भैया आपने बताया था, देखो कभी बताएंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कभी। तो भैया मैं बायोकेमिस्ट वाली दवा जो है वो दीदी के यहाँ से मैं ले आया था उस टाइम पे, तो मैं ये कह रहा हूँ उसमें से कोई दवाई है इसके लिए, तो भैया बता दो मेरे को। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, बता दूंगा। ठीक है। ठीक है भैया, फिर मैं आपके उसको व्हाट्सअप कर दूंगा। इनको मैं कोई भी दवा देता हूँ तो उल्टा असर करती है, मैं सूजन पटकाने के लिए देता हूँ, वो सूजन पटकती नहीं, बढ़ती है। जी जी। चलिए, अभी आप लोग के एक स्क्रीन शायद अगर काम कर गई तो एक अनुभव और है। जब तक एक हैंड्रेस था उनका ले लेते हैं। आगे 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 आगे। पढ़ना भी दीदी। कोमल बहन है जी वर्षा दीदी है। अलका तुम बोल रहे भैया जी, वंदे मातरम। मुझे ना पीरियड्स खुल के नहीं हो रहे हैं। मैं पैड पर पानी पानी भी डाला था, डाल के रखा था, क्या करूं इसके लिए? काली जीरी और काली मिर्च जो बताया था वो ले सकती हूँ क्या? और दूसरा, मैंने ये फील किया है कि जब पीरियड्स आने लगते हैं तो टांगों में एक खिंचाव सा होता है, जो बहुत ही दर्द करता है। भैया स्क्रीन बंद हो गई। पता नहीं है क्या है यहाँ से। चल पूरा पूरा दिन इसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया बताएं, बहुत दर्द से गुजर रही हूँ। जी यहाँ पे लिखा जरूर करें। जरूर लें काली मिर्च वाला, जी भैया। और टांगों में दर्द के ये लिए? ये मंडे की बात है, ठीक है? अच्छा। और ये थर्सडे को फीडबैक है। भैया जी, वंदे मातरम। आपने जो पीरियड के लिए काली जीरी और काली मिर्च का पाउडर बताया था बनाकर लेने को, उससे मुझे काफी आराम मिला है। पहले तो 2-3 मंथ्स हुए ही नहीं थे, बट जब हुई तो केवल ड्रॉप ड्रॉप है। आपके बताए हुए उपाय से खुलकर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काली जीरी और काली मिर्च का पाउडर। वो भी क्या था वो भी देख लेते हैं। इस पोस्ट में कहाँ गए तो दांत का मांगी थी। अच्छा, वो दूसरे नंबर से आया होगा। तो ये भी एक अनुभव है। सोनिया बहन, अभी तो गाल पे हाथ रखी थी, अब हाथ ऊपर आ गया। भैया जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया जी मेरी गुड़िया है, जैसे 12 साल की है, को नवंबर में फर्स्ट टाइम डेट आई थी, पीरियड आए थे जैसे कि, तो अब सेकंड मंथ जैसे दिसंबर में उसको हुए नहीं, तो मैं उसको यही पानी डाल के पैर दे रही हूँ रोज, मतलब कि, पर अभी तक नहीं आए उसको, उसकी 2 तारीख को आने थे, अभी तक आए नहीं। तो इसकी में कोई उसकी बात है पहली या बार आया, ऐसे ही होता है? पहली बार आया है ना? हाँ जी, हाँ जी, नवंबर में 2 नवंबर को पहली बार हुआ था उसको, कोई बात नहीं। वजन कितना और है? दिसंबर में हुए ही नहीं अभी।
वजन कितना है? भैया जी उसका वजन ज्यादा है, उसको एलर्जी अभी तो किया नहीं, वैसे वेट ज्यादा ही है उसका। डॉक्टर भी वेट ज्यादा बताते थे, जैसे एलर्जी की उसको एलर्जी है ना, उसकी दवाई खिलाते थे, चंडीगढ़ तक उसकी दवाई खिलाई, तो उसका वेट ज्यादा है, वो हेल्दी है काफी। जी, तो अपने घर में अजवाइन है, मेथी है, सौंठ है, काला तिल है, हाँ जी, बथुए के बीज वो है। अजवाइन सोट वाली फक्की तो मैंने बनाई हुई है। हाँ, तो वो उसको गर्म पानी में उबाल के दें, सुबह शाम दें, जिससे कि उसका वजन में भी नियंत्रण होगा और पीरियड भी। हाँ जी, ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। चलिए, और अब बात करते हैं नारी सुरक्षा की, अगले 5 मिनट। तो नारी सुरक्षा की परिभाषा देने के लिए आज हमारे बीच में बीके शर्मा भैया, नेचुरोपैथ, बिजनौर से, यूपी बिजनौर से। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। हाँ जी, जी भैया। मैं बीके शर्मा बिजनौर से। नारी सुरक्षा के बारे में भैया क्या कविता पढ़नी है क्या, या बताना है कुछ? नारी सुरक्षा को परिभाषित करें, परिभाषा, नारी सुरक्षा है क्या? ठीक है भैया। तो नारी सुरक्षा ये हमारे शब्दों से ही पता लग रहा है हमें, यानी कि नारी की सुरक्षा, माँ बहन बेटी की सुरक्षा। और कैसे सुरक्षा? उनके मासिक धर्म में और उनके शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से सुरक्षा। जैसे हम नारी सुरक्षा में हमारे हर्बल पैड है जो बहन बेटियां पीरियड्स में इस्तेमाल करती हैं। ये बाजारू पैड से अलग है, बिल्कुल प्राकृतिक है। इसमें किसी तरह की कॉटन नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, अगर केमिकल भी कहें तो बहुत नाम मात्र, निग्लेजेबल। और इससे माँ बहन बेटी के सारे जितने भी मासिक धर्म में कष्ट होते हैं, जैसे कि पीरियड्स में दर्द होना, इचिंग होना या जलन होना, बहुत सारे जितने भी कष्ट होते हैं बहनों के बेटियों के, वो सारे इससे दूर होते हैं इसको इस्तेमाल करने। और हमारे जो पैड्स हैं इनकी ड्यूरेशन भी काफी लंबी होती है बाजारू पैड से। तो इसको निश्चित तौर पे जो भी इस्तेमाल करती हैं उसके बहुत अच्छे फीडबैक आते हैं। हमारे घर में भी ये इस्तेमाल होते हैं, हमारी धर्म पत्नी के और हमारी बेटी के लिए, तो उनके भी बहुत अच्छे फीडबैक हैं। मैं इनको इस्तेमाल भी कराता हूँ अपने, तो जो मेरे पास बहनें आती हैं। और बाकी सारे जितने भी नारी सुरक्षा के क्या कहना चाहिए, जितने भी मैं प्रोडक्ट ये बनाते हैं गोविंद भैया बताते हैं, मैंने काफी सारे बनाए हुए हैं। हालांकि मेरे फीडबैक बहुत कम आते हैं, लेकिन मैं बनाता बहुत सारी चीजें हूँ। जैसे भैया इनके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं क्या? अभी तो आपने नारी सुरक्षा के लिए बोला था। जी जी, बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग तो सीखने सिखाने की कक्षा में हैं। हाँ, मैंने सारी चीजें बनाई हुई हैं, जितनी भी आज तक बनाई हुई हैं आपने बताई हैं, सारी मेरे पास बनी हुई है। जैसे चर्बी नाशक है, गंजनाशक तेल भी है, लीवर सुरक्षा बटी है, और मैंने अभी एक रिसेंटली बनाया है कटिशूल नाशक। आपने जो दर्द के लिए बताया था, कमर दर्द के लिए, ये मैंने अपने ही लिए बनाया विशेषकर। इसमें मीठी सुरंजान है और फिटकरी भस्म है, ये सारा मिला करके मैंने इसको बनाया। उसमें गोंद है, बबूल गोंद, जो आपने बताया था। जी, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने एक दिन में 3 खाए, ये सुबह दोपहर शाम। तो उससे मुझे थोड़ा गर्मी जैसा फील हुआ, तो अब मैं सिर्फ 2 ही खा रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम। ये बेर के समान मैंने गोलियां बनाई हुई हैं, तो इससे मुझे बहुत राहत है। अभी पूरा ठीक तो नहीं हुआ मैं, क्योंकि मेरी पहले डिस्क स्लिप हो गई थी 2016-17 में, तो तभी से मेरी कमर में दर्द बना हुआ है। लेकिन इससे मुझे बहुत ज्यादा राहत है। और इसको मैं थोड़ा गुनगुने पानी से ले लेता हूँ खाना खाने के बाद, सुबह और शाम। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं मैंने और इस्तेमाल भी करता हूँ मैं, अपने भाई बंधुओं को भी देता हूँ। तो नारी सुरक्षा जो प्लेटफॉर्म है हमारा, यहाँ में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। आयुर्वेद का ज्ञान, रसोई चिकित्सा का ज्ञान। पहले जो मुझे ज्ञान था सिर्फ
प्राकृतिक चिकित्सा का ही था कि खाने पीने से ही हम ठीक करते हैं, और वो खाने पीने से ठीक होता भी है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होता। लेकिन उसको करने के लिए कोई दिलेर आदमी चाहिए, सूरवीर चाहिए कोई, उस चिकित्सा को अपनाने के लिए। लेकिन जब साथ में कुछ हम ऐड कर देते हैं ना कि ये भी आपको खाना है, तो एक साइकोलॉजी होती है कि हाँ ये एक दवा है, और कुछ ना कुछ उसको थोड़ा सा डाइट में परिवर्तन भी कर देते हैं कि आपके ये परहेज हैं। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आते हैं निकल कर, क्योंकि मरीज को अगर डाइट देंगे हम कि आपका ये डाइट इस तरह से आप फॉलो करिए, तो वो नहीं करता। उसके दिमाग में बहुत सवाल चलते रहते हैं कि ये क्या, इस पे क्या ठीक हो जाएगा, ये खाने से क्या कोई ठीक होता है, पत्ते खाने से, अंकुरित अनाज खाने से, गाजर मूली खाने से। तो ये सारी चीजें हैं भैया, जब साथ में प्रोडक्ट ऐड हो जाता है कुछ ना कुछ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और मरीज की एक तरह के साइकोलॉजी बदल जाती है। हाँ मुझे दवा भी मिल गया और ये थोड़ा सा परहेज है, इसे करके मैं ठीक हो जाऊंगा। तो भैया कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ज्यादा ना कहते हुए, समय का ध्यान रखते हुए हम मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। बस वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। और आप सभी के पास अगर अभी जीवन का 8 मिनट है तो अभी और सुनाऊंगा आपको, बहुत आनंद आएगा। और सबसे पहले नीता बरसाने दीदी से 1 मिनट बात कर लेते हैं। जी दीदी, नीता दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी, मुझे जो है नारी सुरक्षा वाले ये पैड मंगाने हैं, तो मैं किस तरह मंगाऊं? दीदी सबसे पहले तो नारी सुरक्षा में पंजीकरण करके मंगाना चाहते हैं या बिना पंजीकरण के, मतलब नारी सुरक्षा से जुड़कर मंगाना चाहते हैं या बिना जुड़े? हाँ नहीं, जैसे आप बताएं, मैं तो उस तरह से करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो जुड़कर मंगाना चाहते हैं तो सबसे पहली जानकारी कि आपको नारी सुरक्षा के बारे में, स्वस्थ समृद्ध परिवार के बारे में जानकारी किसके माध्यम से मिली, किसके भैया माध्यम जी, से आप इस प्लेटफॉर्म पे आई? मैं अपने छोटे बेटे के पास गुड़गांव जाती थी, तो जिस कैब से जाती थी ना, उसमें एक आदित्य भारद्वाज भैया जी ले जाते थे मुझे। हाँ, तो जो उन्होंने, मारुति में है। हाँ 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 हाँ, जी तो उन्होंने मुझे बताया कि आंटी आप चौपाल में जुड़ा करो, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो सुन लूंगी। तो जब से मैं, कई महीने हो गए आप इस ग्रुप में जुड़ रही हूँ, लेकिन अब मेरा भी मन कर रहा है कि अपनी बहू के लिए और पोती के लिए ये पैड मंगाऊं। जी दीदी, आप ना मेरा नंबर है आपके पास? हाँ है। मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना एड्रेस, तो हाँ मैं आपका पंजीकरण कर दूंगा आदित्य भारद्वाज भैया से उनके लेकर। तो फिर अच्छा आप और फिर आपको 4 बजे की मीटिंग में एक दिन जुड़ जाइएगा, तो आप अपने आप से भी आगे भविष्य में ऑर्डर लगाना शुरू कर दें। अभी एड्रेस भेज दीजिएगा तो मैं ठीक। आपको ऑर्डर लगा, रजिस्टर, पंजीकरण करके आपको हाँ डिटेल दे दूंगा और साथ ही साथ प्रोडक्ट भेज दूंगा। आपके बच्चे जो हैं कैसे, वो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो अभी बाजार का कौन सा इस्तेमाल करती हैं, एक्सल या डबल एक्सल। अच्छा ठीक। वैसे मैंने, अपनी फ्रेंड है मेरी प्रीति गुप्ता, मैंने उसको इसी ग्रुप पे जोड़ा था लिंक भेज के, तो उसने मंगाया है। तो उसने हमें एक डिब्बा ऐसे गिफ्ट के बतौर दिया। तो वो इसने, बहू ने यूज करा ना इस महीने, तो कह रही थी मम्मी बहुत अच्छा है, आप मेरे लिए यही मंगा दो। तो ये एक्सल वाला उसके बिल्कुल सही रहा उसके लिए। जी दीदी, तो आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, तो मैं प्रीति गुप्ता दीदी के सानिध्य में आपका पंजीकरण होगा, क्योंकि ठीक। नारी सुरक्षा का पैड आपको प्रीति दीदी ने दिया और आदित्य भाई को मैं बता दूंगा, तो ठीक। उनमें दोनों में कोई शंका संदेह नहीं रहेगा। हम्म, जी, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पर्सनल नंबर पे अपना एड्रेस। ठीक 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 जी दीदी, ठीक। धन्यवाद। चलिए। अभी 85 परिवार जुड़े हुए हैं। क्या आप 8 मिनट और अपने जीवन को सुनना, नहीं 9 मिनट कुछ सुनना है? हैंड रेस करें जरा। सॉरी, क्या बात, धड़ाधड़ खड़े हो गए भाई। ठीक है, मैं भी समय नहीं करता, चला देता हूँ। आवाज आ रही है? बिल्कुल अच्छी, फर्स्ट क्लास भैया जी। सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए आवाज आ रही है नहीं आ रही। लीवर बटी बना ली भैया जी, लेकिन हल्की सी सफेद सफेद हो गई। कोई बात नहीं। हाँ भैया जी, कोई बात नहीं। वो भी बना ली थी, एक मैजिक बाम भी बना ली थी।
क्या बात है, क्या बात है। आनंद आ गया होगा मैजिक बम पहली बार आपने घर में। हाँ, मैं बनाती हूँ, मैं यूज भी बहुत करती हूँ क्योंकि उसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी लगती है। और क्या बनाने एक तो आपसे मंगवाया था बोना नाशक, वो बच्चों को दे रही, लेकिन वो बोलते हैं जी मिलाता है बोना नाशक लेने पर। कोई बात नहीं दीदी, आप उसको थोड़ी सी मात्रा ना बादाम का पाउडर अच्छा और मिश्री पाउडर और मिला दो, ताकि उसका स्वाद इतना अच्छा हो जाए कि उसको खराबी ना लगे। ठीक है भैया जी, ये तो मैं आज ही कर लूंगी। हाँ, ऐसा ना अगर मैं जैसे बादाम का पाउडर अगर हम मिला के रखें ना दीदी तो क्या होगा, खराब हो जाता है, स्मेल आ जाती है। हाँ, जल्दी खराब होने का डर होता है। हाँ भैया जी। और मिश्री तो भाई सस्ती है, तो हम क्यों मिला के वजन बढ़ाएं खाना का। और वो क्रोधनाशक तेल के दिए जला रही हो? हाँ भैया जी, उसको मैंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो आपने गुलाब जल वाली बोतल में कुछ दिया था, उसको मैंने पानी में डाल के नहाना भी शुरू कर दिया। और दिए जला रही हो? हाँ भैया जी। कितने दिन हो गया दीदी? मुश्किल से 3 दिन होंगे भैया जी अभी तो। किसको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, किसके लिए बोल रही हो? मुझे ही आता है गुस्सा ज्यादा भैया जी। अभी 3 दिनों में क्या नजर आया है? और इतना है कि हल्का सा इतना चेंज आया है कि जैसे मैं किसी बात से जब इरिटेट हो जाती थी तो मैं गुस्सा करती थी, अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर लेती हूँ कि हाँ नहीं चलने दो, बहुत ये हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, इरिटेशन होती है लेकिन मैं उसे कंट्रोल कर लेती। जैसे पहले भड़क जाती थी तुरंत कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अब मैं भड़कने की कोशिश का मतलब थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है मुझ पे। जी जी, बहुत अच्छे हैं दीदी। चमत्कारी तेल जो है ना, कई सारे हमने प्रयोग किए उसमें किताब में पढ़ के। तो हाँ भैया जी, क्लेश है, दाम्पत्य न के सर। क्लेश तेल भी मुझे चाहिए था भैया जी, मैं आपको ना वो भेज दूंगा, किताब भी भेज दूंगा। तो ये होता है कि दीदी जो चीज हमें जरूरत नहीं होती है हम पढ़ते हैं ना, तो किसी और के काम आ जाता है। काम आ जाती है भैया जी। मैंने कई सारी चीजें, जैसे नारी सुरक्षा वाले तो मैंने कईयों को भेजा, कईयों को बताया, अब अभी तक कोई जुड़ा नहीं जुड़ा मतलब वो तो अपनी अपनी किस्मत होती है दीदी। देखो जी दीदी, एक चीज बताओ, घर के बगल में मंदिर होता है, ठीक है, लेकिन हम जिसके नसीब में होता है वही जाता है। सही बात है, वही दर्शन करके आता है। सही बात है। तो वो वाली बात है कि जिसको स्वदेशी से लाभ मिलना होगा, इस ओर लौटना लिखा होगा, ऐसे परिवार से जुड़ने का सौभाग्य उसके जीवन में लिखा होगा, ऐसे भाई बंधुओं के साथ मिलने का मन कर उसके उसमें लिखा होगा। इसीलिए भैया जी आपसे मुझे भगवान ने जुड़वाया है, क्योंकि मैं उन चीजों में बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था। और मैं जैसे मुझे कहीं पढ़ लिया कि सुबह उठना चाहिए सूर्योदय से पहले, मैं 4:30 उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही जैसे किसी भी जैसे स्वदेशी आयुर्वेदिक इलाज, जैसे मैंने मेरे घुटनों का इलाज खुद नहीं आयुर्वेद दवाइयां पढ़ के करना शुरू किया, तो बहुत आराम भी मिला मुझे उससे। तो अच्छा लगता है भैया जी। अब मैं चौपन भी आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ मुझे नहीं आने देंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते। देखो सभी प्रकार की तो पहली विचार यही है ना, निगेटिविटी तो सोचनी नहीं, जो चाहिए वो बोलना है। और एक गुल्लक बना लो, देखो ऐसा है, गुल्लक बना लो, उस पर लिखो चलो चौपन, और जब भी उनकी नजर पड़ेगी तो पूछे क्या है। भैया जी उनको नहीं पसंद आता, जैसे मैं चौपाल भी सुनती हूँ, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, उनके सामने मैं चौपाल नहीं सुनती। धीरे धीरे सब पसंद आने लगेगा समय के साथ। और ज्यादा हो तो स्वर विज्ञान का सहारा ले लो। भैया जी अपनी इच्छा जाहिर करो, परमात्मा अपने आप मेहर करेगा। हाँ, स्वर विज्ञान का मैं प्रयोग करती हूँ, खुद पे भी करती हूँ, बच्चे को भी बताया, घर में परिवार में भी सबको बताती हूँ कि आप इस तरह से इसका प्रयोग करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये भी करती हूँ। अपना काम है। दीदी मैं आपको बताऊँ, पिछले मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मैं राजीव भाई को 2016 में सुना, लगभग मैंने 10 लाख से ज्यादा लोगों से बात करी। उनमें से 5000 लोग ऐसे हों जिनसे लाखों बार बात हो गई होगी मिला जुला के। हाँ, होता है ना, जैसे आप हो, आपका आया तो आपसे मैं दिन में 10 बार बात हो गई, तो सारी काउंटिंग लगा के मान के चले 1 लाख लोगों से ही बात हुई। हाँ भैया, या 50,000 लोगों से ही बात हुई, लेकिन उसके 50,000 लोग नजर तो नहीं आ रहे ना। नहीं आ रहे भैया, सही बात है। मैं भी राजीव दीक्षित से मिली थी, और मेरे को जहाँ तक ध्यान में शायद 2012-13 में, जब वो बीकानेर आए थे एक बार ऑडिटोरियम में। 2010 में उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, उसका मतलब उनसे पहले आए होंगे, मैंने उनसे पहले ही मिली, उसका मतलब। तो वो बीकानेर आए थे एक बार, मेडिकल कॉलेज में उनके ऑडिटोरियम में उनका भाषण था, प्रवचन था, मैं वो सुनने गई थी जी। उसके बाद में कुछ समय बाद में वो उनसे रामदेव जी से जुड़ गए थे, फिर थोड़े दिन बाद में पता चला कि वो नहीं रहे।
सब तो कहते क्या है, हमने क्या किया, हम तो अपना जैसे बीज डालने का होता है, हम किसान अगर एक ही बीज गिनती करके डालेगा तो भूखे मर जाएगा। सही बात है, भी मरेगा और हम भी मरेंगे। सही है। तो उसी तरीके से अगर हम जागरूकता करना चाहते हैं तो अपना काम है बीज डालना, जो पेड़ उगना होगा उग जाएगा। हाँ भैया जी, कोशिश तो ये होना चाहिए। तो चिड़िया चुग के लेके जानी होगी तो ले जाएगा। सही है, सही है भैया जी। हाँ, तो बहुत अच्छा है, आप जैसी बड़ी बहनों का आशीर्वाद। मैं तो साफ सी बात है, मुझे तो मैं कहता हूँ अगर हम 100 बहनें भी मिल जाए, 100 बहनें, तो इतिहास रचने में देर नहीं। बहुत ही सुंदर। मोनिका दीदी को सुनती, शाम को चौपाल को 99% में जुड़ ही जाती हूँ, कभी कभी नहीं जुड़ पाती, बाकी जुड़ जाती हूँ। और वो सुनती हूँ, वो नहीं आपके वो अनुभव जो है ना रतन उस वाले रतनगढ़ के हैं, वहाँ के वो अनुभव में रोज सुनती हूँ 10 बजे तक, जब आपकी चौपाल चलती है। बहुत अच्छा। अब दीदी ऐसा ना, अगर सारी बातें होंगी तो हमने कोई गलत चीज तो करनी नहीं। बहुत सुंदर प्रयास, इतना सुंदर मैं सोच भी नहीं सकती, इतना सुंदर कि लाखों लोगों की जिंदगी सुधर गई। अभी एक तो रोमनाशक भेजनी है और एक चमत्कारी तेल की किताब भेजनी है ना दीदी? हाँ भैया जी, और एक ना वो गृह क्लेश नाशक, दो चीजें मैंने लिखी है भैया जी। वो है ये बोनानाशक। बोनानाशक, अच्छा एक और भेजना है? हाँ जी भैया जी, एक तो मैंने ले रखा है, वो प्रयोग करते रहा, मैं उसे करती हूँ, दिन में आधा चम्मच कर दो, 1 चम्मच नहीं ले पा रहा तो अब और ले लेगा, बादाम और क्या वो मिला दोगी ना? हाँ, बादाम और मिला दूंगी, स्वादिष्ट भी हो जाएगा। और क्या नाम है, एक चमत्कारी तेल वाली किताब का ऑर्डर वहाँ लगा दीजिएगा, नारी सुरक्षा में है। नारी सुरक्षा में भैया जैसे मैं उसमें ऐप में जाना होगा क्या? तो व्हाट्सएप में नारी सुरक्षा मुझे नहीं दिखाई दिया, मैंने कल देखने की कोशिश करी थी, नहीं दिखा मुझे। मैं ऐसा नारी सुरक्षा का तो व्हाट्सएप का तो एक चैनल बना हुआ है, उसमें क्या आता है कि जब भी कोई फीडबैक आता है, कोई बातें होती है तो वहाँ जरूर डाल देता हूँ। उससे क्या है कि और एक ग्रुप बना हुआ है नारी सुरक्षा के कर्णधार, मेरे पास में वो मैं ऐड कर दूंगा आपको। हाँ भैया जी। और जो ऑर्डर है ना, जैसे पहले भी सामान मंगाई थी, अगर ऑर्डर नहीं लगा होगा तो लगा दीजिएगा। ठीक है भैया जी। उससे क्या है कि वो थोड़ा थोड़ा बचत के रूप में नजर आएगा। हाँ ठीक है। नारी सुरक्षा जो अपने ऐप है उसमें जाके चमत्कारी औषधियों की पुस्तक है ना, जैसे आपने लॉगिन किया था ना आपकी पासवर्ड, तो वहाँ पे ऑर्डर करने में जाके एक चमत्कारी तेल ऐड कर लीजिएगा। और पहले वाला जो अभी मंगाए थे मैजिकल बाम, और ये अगर इसका ऑर्डर नहीं होगा तो वो भी लगा दीजिएगा। ठीक है भैया जी, मैं लगा दिया था मैंने भैया जी, तो पहले ही लगा दिया था। अच्छा, वो लगा दिया? हाँ, पहले ही लगा दिया था, उसके बाद ही मंगवाया था। जी 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 जी, तो ये मैं लगा दूंगी भैया जी ना। जी जी, कोई बात नहीं, बस आप जैसी बड़ी बहनों का साथ चाहिए, इतिहास तो रचने के लिए तैयार बैठे पड़े। जी यूँ लगता है जैसे अपने परिवार से अच्छा परिवार मिल गया। जब मैं सुनती हूँ तो ये लगता है कि सच में जहाँ अपन कुछ भी कह सकते हैं, कुछ मतलब इतना अच्छा लगता है, किसी को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल आप खुल के बोल सकते हो यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है। जब वो सुनती हूँ तो ऐसे लगता है कि 1 घंटा में परिवार के बीच में बैठ के आई हूँ। जी दीदी, धन्यवाद, वंदे मातरम भैया, प्रणाम, प्रणाम भैया जी। परमेश्वरी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। सभी बहनों को भाइयों को वंदे मातरम भैया। ये मैजिक बाम बनाने के लिए जो नारी सुरक्षा की वेबसाइट से हमने जो ऑयल मंगवाया, उस ऑयल के अलग है ना, बादाम ऑयल अलग मंगवाया है, तो इसमें अमृत धारा और इनका रेशियो कितना होगा भैया? कि मतलब सब चीजें जैसे मोम, देसी घी, मतलब पहले घी में घी को गर्म करके मोम को पिघलाना है। एक मिनट, अगर आपने नारी सुरक्षा से मैजिकल बाम का ऑर्डर लिया डाला है तो वहां पे जो तेल गया है उस तेल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलाना, उसी में अमृत धारा है, सब चीज मिला हुआ है। सिर्फ आपको मोम को घी में पिघला लीजिए, घी गरम कीजिए और उसमें मोम डाल दीजिए। जब वो घी गरम हो जाएगा, मोम पिघल जाएगा, तो उसे आंच को बंद कर दें और इस तेल को डाल दें, और उसके बाद आप किसी जार में रख दें, वो जमकर हो जाएगा। छानना भी है ना भैया इसको कपड़े से? छानना तब है जब आपके पास गंदे वाला मोम आए, जो गंदा मोम, अगर वी वैक्स का मोम है तो उसको छानने की जरूरत नहीं है, वो बहुत साफ है।
जी भैया, फिर इसमें मोम और घी, जैसे 100 ml की बोतल है वो, तो कितना मोम और ये घी कितना होगा? और 100 ग्राम घी लीजिए और लगभग 20 से 30 ग्राम के आसपास मोम लीजिए। ठीक है। जी जी जी। अगर आपका मोम कम रहेगा तो वो जमेगा नहीं, थोड़ा पतला रहेगा, तो आप थोड़ा सा और मोम घी में डाल के अलग से मिला के फिर उसको उसमें मिला के गर्म वो कर दीजिए। अच्छा जी भैया, उसमें मतलब सब मिला हुआ है, अमृत धारा और हाँ, बादाम तेल उसमें सब। उसमें सारे इलायची का, दालचीनी का, लौंग का, नीलगिरी का, जायफल का, गुथेरिया का, लोबान का, अमृत धारा, कपूर का, पुदीने का, ये सब का तेल मिला हुआ है, सारा मिला हुआ है। जैतून का, बादाम का, वो भी सब मिला हुआ है। जैसे घी को गरम करके हल्का, और मोम पिघल गया उसको नीचे उतार के फिर ये तेल मिलाने सारे। हाँ, मतलब जैसे मतलब गरम घी और मोम को गरम कीजिए, जब मोम हम्म। पूरा पिघल जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद इस तेल को डाल दीजिए। अगर नहीं बंद करेंगे तो क्या होगा, वो तेल जलेगा। तो इस तेल में इतनी खुशबू है कि कम से कम 50-100 घर दूर तक लोग आपके घर आ जाएंगे कि ये क्या बना रहे हैं। जी जी भैया। भैया एक सवाल और था कि एक बेटी को उसने अपनी सहेली को एक पैड दिया, तो उसने यूज किया मतलब पीरियड आया उसी दिन, तो मतलब उस यूज करने के जस्ट बाद में उसके पीरियड बंद हो गए, उसके बाद उसको बिल्कुल पीरियड नहीं आया। तो वो बोली ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा उसको खून की या कमी हो सकती है भैया, मुझे तो ऐसा लगा जी, उसके कि अंदरूनी कोई दिक्कत हुई होगी, जो उसको एक दिन ही पीरियड आना होगा। नहीं समझे? किसी किसी हाँ। का स्पॉट दिखाई देता है, जैसे अभी हमने फीडबैक सुना नीति दीदी का, तो उन्होंने कहा कि मेरे को बस एक स्पॉट दिख रहा था। तो अगर वो ये वाला इलायची, काली मिर्च और जीरी वाला प्रयोग नहीं करती तो क्या होता, वो एक एक दो दिन में वो एक दो बूंद बंद हो जाता। तो उनको ये लगता है कि मेरा पीरियड नहीं आया खुल के। तो उसको अगली बार हुआ है तो या तो अगली बार जब अपने आप आए तो एक बीच साइकिल बता दीजिए, बीच साइकिल कर ले, और इस मौसम में मेथी कर ले। क्योंकि आपको बताऊं जी, इस मौसम में मेथी हर माँ बहन बेटी को इस्तेमाल करनी नहीं चाहिए, चाहे वो पीरियड में रहती हो या नहीं रहती हो। क्यों? क्योंकि गर्मी आएगा तो जब ऐसी जैसे ही मेथी बोलोगे ना तो सबके मन में अंदर से भाव आ जाएगा, ये तो गर्म होती है। तो कम से कम इस मौसम में तो कम बोलेगी। 100 में से 90 नहीं बोलेंगे कि मेथी गर्म होगी, भाई सर्दी का मौसम है, इतनी ठंड है। ठीक है। तो मतलब बोल रही थी पीरियड आया, यूज किया, तुरंत बंद हो गया। उसके बाद उसको न वैसे बाजार के लेती है यूज करती तो 3-4 दिन रहते थे, और इससे उसको बिल्कुल बंद हुआ। मैंने कहा उसकी कुछ प्रॉब्लम होगी, तो ये प्रॉब्लम हाँ, ठीक हुई पहले से होगी। अंदरूनी ये प्रॉब्लम रही होगी, हाँ। जो इस महीने बंद ही होना था एक दिन में। नहीं तो हाँ, ये पैड 3 तरह से काम करता है। अगर पीरियड आपका फ्लो कम हो रहा है तो ज्यादा करेगा, ज्यादा हो रहा है तो कम करता है। नॉर्मल कर देगा, मतलब हाँ, बैलेंस करता है। बैलेंस करता हाँ, है। ये बात तो मैंने उसको बताई थी कि आप अपनी सहेली को बोल देना कि ये बैलेंस करता है, और इस बार फिर आए तब आप बताना। जी। तो ये ठीक। मेथी और उसको बीज बता दूंगी। हाँ, मेथी और बीज बता दीजिए। जी जी। जी सत्यवीर भैया। भैया। जी वंदे धन्यवाद। मातरम भैया, मैं ये कह रहा था मुझे भी मैजिकल बाम बनानी थी, तो मैंने वो तो मंगाया नहीं है। बाकी मतलब मुझे घर पे बना के ही तेल मतलब बनाना है, जो आपने बताया था सारे गरम मसाले डाल के उसका तेल पका के जो बनाना है। तो हाँ, उसमें भैया क्या क्या रेस्क्यू रहेगा? आप घर में दर्द वाला तेल बना लो बढ़िया सा। हाँ, और वही मैं कह रहा हूँ, वही वही 100 ml घी में मोम को पिघला लीजिए और कितना उसके भैया? लगभग 30 से 4 मतलब 20 से 30 ग्राम के आसपास। तो इससे हाँ एक हाँ। अच्छा गाढ़ापन मिल जाता है। और कई बार क्या होता है, मोम की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो मोम कम ज्यादा हो सकता है। वो देख लूंगा, वो तो मैं डाल के देख लूंगा, उसमें पता लग जाएगा। जी। अच्छा भैया, और मतलब वो तेल कितना डालना होगा फिर भैया उसमें जो बनाएंगे गरम तेल? 100 ml, जितना घी और उतना तेल। अच्छा, उतना तेल। अच्छा, उसमें भैया खुशबू के लिए फिर जो अपना मैजिक ऑयल है उसमें से 2-1 आध बूंद डाल सकते हैं? हाँ, डाल दीजिए। हाँ, चूंकि खुशबू आ जाएगी उसमें, जैसे बदबू सी आएगी तो वो नहीं पता लगेगा ना। जी, अमृतधारा डाल दो ना ज्यादा थोड़ा। अच्छा, अमृत धारा मतलब अमृतधारा लगभग तो डलेगी क्योंकि आपने दर्द निवारक जो तेल बनाया, अमृतधारा हाँ डाल हाँ, देना। उसमें मिलेगा। ठीक है भैया। जी।
नीता दीदी, नीता सालवा दीदी। भैया मैंने ब्यूटी क्रीम बनाई तो उसमें फिटकिरी डाली तो लिक्विड हो गया, तो खराब नहीं होगी ना? खराब तो नहीं होगी, लेकिन कल वो दीदी ने पहले आके ही बोली थी कि फिटकरी मत डालिएगा, क्योंकि फिटकरी, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल ये सब मिलके मतलब लिक्विड कर देता है, क्योंकि फिटकरी एक रासायनिक तत्व है। मैंने मैंने 2 दिन पहले बनाई थी और कल तो मैं जुड़ नहीं पाई थी, कल बाहर थी इसलिए। जी जी। अगर आपको क्रीम हाँ, तो फॉर्म में ये चाहिए तो खराब। फिटकरी नहीं मिला, क्रीम फॉर्म में चाहिए जी। तो फिटकरी मत मिलाएं। बाकी कभी जरूरत पड़े फिटकरी जैसा तो फिटकरी को पीस के उसके साथ लगाते वक्त इस्तेमाल कर लें, ताकि आपकी क्रीम का क्रीम के रूप में रह जाए। और कभी फिटकरी का लाभ लेना हो तो लगाते वक्त थोड़ा सा अलग से लेके बना लें। हाँ, तो वही पूछना था कि 2-3 महीना चलो क्रीम चली तो खराब नहीं होगी ना, ना वही ना, पूछ रही खराब थी। नहीं होगा, खराब नहीं होगा। हाँ ठीक है भैया। जी दीदी, वंदे मातरम। सीमा नरूला दीदी, सीमा नरूला दीदी। आशीष आर्या दीदी, आशीष आर्या भैया के बहन। और वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। आपको पता है भैया जी, आपके आशीष भैया पहुंचे थे तारानगर, हमें तो हाँ जी हाँ जी, मालूम है मेरे को, जी। मालूम है। आप नहीं। पर उसने कहा नहीं तूने चलना है या क्या, खुद ही चलता बना, शुरुआत बाद में पता चला मुझे भाभी से। आप शिकायत लगा देना ना। मैंने बोला, मैंने कहा भाई मेरे को भी ले जाता, हम्म। कहता तू क्या करती वहां जाके। बस मैं अपनी बहनों से मिलती, भाइयों से मिलती। हाँ। और भैया जी मेरे ना बेटे को ना खांसी थी, खांसी में मैंने उसको काढ़ा वगैरह, काढ़ा भी दिया, तुलसी पत्ते, काली मिर्च और ये सब चीजें, गर्म चीजें डाल के, तो अब उसको ना गले में दर्द हो रहा है, गले में खांसी, थोड़ा खांसी है, जुकाम में फर्क पड़ा है। अमृत धारा भी बनाई मैंने और वो दिया इसको सूंघने के लिए। जी दीदी। अभी जैसे तो मैं, दीदी ने पूछ रही थी ना, सुधा दीदी, कि गर्म पानी में फिटकरी मिला के, फिटकरी की भस्म मिला के, शहद मिला के क्या करें, तो ये गले दर्द में भी काम आएगा। और खास करके कफ और दर्द जो है और गले में समस्या, तो गर्म पानी में फिटकरी की भस्म डाल के शहद मिला के उससे पीने को दे दीजिए, गुनगुना गुनगुना। मात्रा अपने अकॉर्डिंग ही। हाँ, 2-3 चुटकी, फिटकरी ज्यादा नहीं लेनी है, 2-3 चुटकी फिटकरी, शहद कम ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और दीदी आपके पास वो गया था, नारी सुरक्षा का पैड मंगाई थी ना? हाँ जी, पैड में मंगाया था, वो ऑयल में मंगाया था, बहुत अच्छा है, क्रीम भी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अभी मैंने 10 दिन भी नहीं हुए लगाए हुए, और वो क्रीम का, ब्यूटी क्रीम का। पैड तो पैड इसका पैड कौन इस्तेमाल कर रही है, बहू? बिटिया, 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 क्या बोल? बिटिया। पहले में तो उसको जो पहले शिकायत आ रही थी ना, चिपकनी है, वो इस बार थोड़ा ठीक हुआ है वो। जी जी। पहली बार थोड़ी कंप्लेन आ रही थी ना। जी दीदी। अब इस बार ठीक है। और भैया जी, और मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बेटी है ना, उसको थोड़ा स्क्योलिसिस की प्रॉब्लम है, यानी कि उसकी रीढ़ की हड्डी वो सीधी ना जाके टेढ़ी है, तो उसको ना एक्यूप्रेशर करा रही है तो वो ठीक रहती है, कोई मेडिसिन नहीं लेती, कोई पेन किलर नहीं, कुछ नहीं। तो दीदी उसको उठते ही ना, जैसे ही उठ रही है, आजकल सर्दी का मौसम में जैसे ही उठती है थोड़ी देर उसको दर्द रहता है, और एक्यूप्रेशर कराती रहे तो ठीक है। दीदी ऐसा है, हमने ना जब फिटकरी के बारे में पढ़े थे, तो फिटकरी में एक बात आई थी, धनुर्वात, जो धनुष की तरह शरीर जब टेढ़ा होने लगता है, यानी अगर कोई शरीर अंग टेढ़ा होने लगे, तो उसको, उसके लिए जो उपचार है, इस उपचार को मैं अभी चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, ये आप उन्हें करा देना। ठीक है। तो चैट बॉक्स की बजाय ना भैया जी उसमें ग्रुप में डाल दो चैट बॉक्स, तो अब जब तक ग्रुप रहेगा तब तक चैट बॉक्स रहेगा, फिर तो वो हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना ना। स्क्रीनशॉट ले लेते हो, ठीक है भैया जी, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया जी। और अगर उसको बेटे अगर को यही अगर, दूंगा। अगर ग्रुप में मिल ही जाएगा, तो जो यहाँ 11 बजे एक एक 1.5 घंटे कौन खराब करने आएगा? नहीं नहीं, उसके और फायदे होते हैं भैया जी। अरे वो तो अलग बात है, वो तो वहां भेज दिया और जाएगा। फायदे जितना आपके साथ रहेंगे उतने फायदे में रहेंगे, जो नहीं जुड़ पाते वो फायदे में नहीं रहते। हाँ जी। ये तो मैंने काफी अच्छा। ऑयल, जो ब्यूटी ऑयल का यूज क्या है भैया जी? ब्यूटी ऑयल, नाम है ब्यूटी, तो ब्यूटी मतलब क्या? समझ गए, हाँ, जो अभी आपने बताया ये सब चीजें मिली हुई, तो उसका यूज कैसे करें, मैं ये बता, एक तो आपने ये बता दिया ब्यूटी क्रीम में डालना है उसको, उसका और एक जैसे बूंद, तेल पड़ा हो। एक बूंद, जैसे मान लिया कभी क्रीम ना लगाने का मन किया, तो एक अच्छा, बूंद चेहरे पे लेके मसाज करना है। ठीक है भैया जी। जी।
और ऐसे उसके और भी कोई मसाज का कोई उसका है ब्यूटी ऑयल का और फेस के अलावा? भाई ऐसा है, ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके रेखा दीदी हैं पटना की, उनके पति देव की स्किन की समस्या ठीक हो गई है ब्यूटी ऑयल से ही। अच्छा, ब्यूटी ऑयल से। हेमंत भैया हैं, हेमंत भैया के सेंटर पे कोई आते थे, उनको दाढ़ी बनाने के बाद वो सफेद हो जाता था, वो हिस्सा ब्यूटी ऑयल लगाने से वो ठीक हो गया। अच्छा। वैसे क्योंकि इसमें मिला ही क्या है, इसमें तो वही चीजें मिली है जो त्वचा को सही रखता है। ठीक है भैया। वीडियो ऑन कर लीजिए परमेश्वरी दीदी। परमेश्वरी दीदी वीडियो ऑन कर लें। माइक भी खोल लीजिए। 1 मिनट, माइक भी खोल लीजिए दीदी। जी भैया, ये मोम तो ये है जी दीदी। मोनिका दीदी इसमें। ये दीदी भैया लिप बाम के लिए, जैसे ये तो भीमसेनी कपूर है, और ये मोम है जो आपने वहाँ मोनिका दीदी के यहाँ लाए थे, और ये पापड़ी कल्प भैया, ये क्या मतलब लकड़ी जैसा लग रहा है। कत्था पापड़ी, सफेद कत्था। अच्छा, सफेद कत्था। जी जी। इसको पीस कर पाउडर बनाना है। और ये भैया जैसे रतन जोत, ये भी मिलाना है क्या? रतन जो थोड़ा सा मिलाइएगा, संजू बहन की तरह ज्यादा मत मिला देना, नहीं तो लाल की जगह काला नजर आएगा। और ये चुकंदर? चुकंदर भी वो रंग को थोड़ा सा रंग लेने के लिए, रंग देने के लिए। मतलब दोनों में से एक मिलाएं या दोनों दोनों? दोनों मिला देना, एक एक दो दो चुटकी मिला लेना बस। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जी रतन जी। जो जैसे आपके पास आ गया, तो आप इसे नारियल के तेल में आप अलग से बना के रख सकते हैं। किसी को भी जब जल जाता है तो यही रतन जोत और नारियल तक का तेल मिला के लगाने से जले का निशान, जले की जख्म वो खत्म होती है। किस रेशियो में मिलाएं भैया? 1 चम्मच, दो 3 चम्मच उसमें नारियल के तेल में। एक चुटकी? अभी अभी तो लिप बाम में तो एक एक दो दो चुटकी डालना बस। वो एक्चुअली 5 हाँ ग्राम हाँ। क्या कम पैक कराऊं, इसलिए 5 ग्राम पैक करा दिया था। जी जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी जी। संजू यादव बहन, लखनऊ। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया हमने ब्यूटी क्रीम बनाई, वो बनी तो अच्छी है, लेकिन जो हम आपके यहाँ से लेके आए थे, इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे मेरा थोड़ा अलग है कि जैसे कि उसमें 4 पैकेट एलोवेरा जेल हमने डाल दिया था, दीदी ने बताया था, और उसमें ग्रेसलीन आधी सीसी, और उसमें गुलाब जल पूरी 1 शीशी डाल दी। कंजूस की बच्ची जब डालेगी कम तो क्या होगा है? तो वो तेल जो जितने थे, दीदी ने बोला 1 चम्मच में सारे तेल थोड़े थोड़े डालकर 1 चम्मच ही डालना है, और थोड़ा ब्यूटी ऑयल डालना है। अपने लिए बनाइए, जैसे बनाया वो इस्तेमाल कर लो, लेकिन कंजूस मत बनो। नहीं भैया, कंजूसी नहीं कर रहे थे, हम तो डालते और ज्यादा, लेकिन हमने सोचा बेकार हो जाएगा, इसलिए जितना बताया उतना ही डाला। कोई बात नहीं। अभी जो सबसे बेहतरीन फार्मूला मिला है, जिसपे 2 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा स्किन की समस्याओं में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हम डालते हैं 600 ग्राम एलोवेरा जेल। 600 ग्राम एलोवेरा जेल में 200 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ml गुलाब जल, 100 ml विटामिन ई, मतलब विटामिन ई भी 100 ml, और ब्यूटी ऑयल भी 100 ml। क्योंकि अब देखो ब्यूटी ऑयल में ऑलरेडी विटामिन ई है, और विटामिन ई यहाँ भी डाल रहे थे, यानी विटामिन ई और ज्यादा पड़ गया। जितना ज्यादा विटामिन ई रहेगा उतना बढ़िया। जितना ज्यादा आपके ब्यूटी ऑयल के तेल रहेंगे, जैसे अखरोट का तेल, बादाम का तेल, अरंड का तेल, जैतून का तेल, जोजोबा ऑयल, ये तेल है, इन तेलों का गुणधर्म है। और साथ ही साथ जो शुद्ध चंदन का तेल है, जो ब्यूटी ऑयल में डला हुआ है, उनका एक अपना प्रभाव है। तो भैया हमने 12 वो डिबिया भर के रख ली, तो सारी क्रीम निकाल के उसमें और डाल के भर के रखी क्या? अरे अब जो बना दिए वो दे दो सामने लगा, पता थोड़ी चल रहा है। अब इस्तेमाल करो, अपने रिश्तेदारों को दो पहले, जी भैया। बाकी तो करना है कर लो। इस तरीके से बनाना हो तो आप उस तरीके से बना लो। बाकी जैसा भी बना है, पहली खिचड़ी पहली रोटी सबसे अच्छी होती है, बाकी सब बेकार। बाकी सब बेकार, पहली वाली ही अच्छी होती है, बाकी सब तो बेकार ही है, क्योंकि वो आपने सीखा ही नहीं, वो तो सीखे के बाद बनाया। अब देखो खुशबू पांडे बहन ने भी बनाया है। जी भैया, पहली वाली तो सच में बहुत अच्छी बनी थी भैया।
दूसरी वाली मैंने अपने आप ऑयल मंगा के बनाया था, तो वो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो ऑयल है वो प्योर नहीं मिला था। एसेंशियल ऑयल जो आए थे भैया। और दूसरी बार वो ब्यूटी ऑयल लेकर आई, तीसरी बार वो बनाया, और विटामिन ई भी लाई थी आपके यहाँ से, तो उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनी है, गाढ़ी है, बिल्कुल क्रीम जैसी। पहले वाली तो थोड़ी सी लिक्विडी हो गई थी, हल्की सी, लेकिन इस बार वाली अच्छी बनी है। और वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। भैया एक बच्चा है, वो पटना से ऑपरेशन करवाया था, आराम नहीं हुआ है इसका। 8 दिन से हमारे पास है, तो कैलेंडुला क्रीम वो कलकेरिया सल्फ दे रहे हैं भैया। साइलिसिया हाइपेरिकम अगर ऑपरेशन हुआ है, तो पहले भी बोला था कि ऑपरेशन में होम्योपैथी की दवाओं में अस्टेफिग्रिया, हाइपेरिकम, थूजा, साइलिसिया और कैंडुला, ये सेवन करने के लिए और कैंडुला लगाने के लिए। पूरा स्वेलिंग बनाए हुए था भैया, पूरा एरिया, लेकिन अभी तो कुछ आराम है, श्वास उठना चल रहा है अब। हाँ, दे दीजिए, कोई बात नहीं, मिक्स करके एक दवा इसको बना के दे दीजिए, और 2 बूंद। जी, 1 मिनट भैया, लिख ले रहे हैं थोड़ा सा। हाइपेरिकम। ऐसे नहीं, ऐसे याद कीजिए, जब भी कभी कोई टीका लगे तो थूजा, जब भी कोई चीरा लगे तो अस्टेफिग्रिया। ठीक है जी भैया। सर्जरी में दोनों चीजें होती हैं। सर्जरी करने से पहले इंजेक्शन दिया जाता है सुनपन का। जी भैया। तो टीका भी हो गया एक तरह से, सुई भी लग गई तो थूजा, और चीरा लगा है तो अस्टेफिग्रिया। अर्निका इसलिए और हाइपेरिकम इसलिए कि हाइपेरिकम का होता है कि जब कोई बारीक नस कटे तो हाइपेरिकम। तो जब भी आप कभी भी कहीं भी ऑपरेशन करेंगे, नस जरूर कटती है। जी भैया, वो तो होना ही होना है। ठीक है, तो हाइपेरिकम। और अर्निका इसलिए कि उसके दर्द में कंट्रोल हो, और अर्निका का काम है अंदर की मांसपेशियों को जल्दी बनाना। मुक्का मार जिसे कहते हैं, मुक्का मार में मांसपेशियां टूट जाती हैं, मांसपेशियां टूट जाती है, उसको जोड़ने का काम करती है अर्निका। और कैंडुला इसलिए कि जख्म को ठीक करे। साइलिसिया इसलिए कि उससे होने वाले उपद्रव, सूजन, पस वगैरह ना बने, और बना हुआ हो तो सब बस को बाहर कर दे। कलकेरिया सल्फ छोड़ दो अभी। कलकेरिया सल्फ अभी देते हैं, मतलब बहुत अच्छी औषधि है, लेकिन मैंने जो अभी किया है कि जब ऑपरेशन सर्जरी होती है तो ये कलकेरिया सल्फ जब लंबे समय तक वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा होता है, तो इसमें कलकेरिया सल्फ नहीं, कलकेरिया हाइपोफॉस और कलकेरिया सल्फ और लीडम पाल, ये तीनों ऐड कर दिया जाता है। लीडम पाल, कलकेरिया हाइपोफॉस और कलकेरिया सल्फ। और जब कभी नीला नीला नजर आने लग जाए, कोई भी सर्जरी करने के बाद या जख्म भरने के बजाय नीला नीला, उस जगह नीलापन नजर आए, तो लैक्सिस, और लैक्सिस को मिलाते नहीं है, अलग खुराक होती है, क्योंकि वो सांप के जहर से बनती है। जी, अपेक्षा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया हम मैसेज करके पूछे थे ना कि घर बगल में घर बन रहा है, लेबर है, उनके हाथ मसाले से कट जाता है, तो नीम के तेल में कपूर और फिटकिरी खूब पाउडर बना के मैंने मिला के उनको दे दिया था। आपको याद है ना भैया, मैसेज में मैंने लिखा था कि दे दूं, आपने कहा जी। जी जी। तो भैया उनको बहुत आराम है और बहुत खुश है, मैं उन्हीं से मिलवा देती हूँ। आनंद भैया, विनोद भैया, इधर आइए, जरा खड़े हो जाइए। देखिए ये खाना खा रहे हैं, कैमरा चालू है, कोई हाथ दिखाइए भैया को। भैया दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। अब बताइए पहले क्या दिक्कत था, अब क्या दिक्कत था बताइए। नहीं भैया, पहले जो है इनमें पानी निकलता था, बहुत खराबी हो जाती थी हम। और सीमेंट का काम करते हैं ना जी, फायदा तो हुआ है। हम अभी 3-4 दिन लगाते हुआ है दवाई। खुजली भी था? हाँ, खुजली भी हो रही अब नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रही। भैया ये इनका बैग है। बहुत बढ़िया। और भैया और इन्होंने कहा कि मुझे नंबर देना, मैं भी आज से जुड़ूंगा अपनी फैमिली के साथ।
जी जी, बहुत बढ़िया दीदी। हम यही धन्यवाद। यही जीतें हमारे हौसलों को बुलंद कर रही है। और हमारा जो यहाँ पे समय जो खर्च हो रहा है, तो लगता है कि हाँ, सही जगह समय खर्च हो रहा है। अगर पूरे 1 घंटे 2 घंटे में अगर एक अनुभव भी आ जाता है, तो मन खुश, दिल खुश, दिमाग स्वस्थ, और तन तो अपने आप। जब ये सारी चीजें स्वस्थ होती है तो फिर तन का क्या कहना। जी, नर्मदा चौधरी दीदी, कलकत्ता। हाँ भैया जी, नमस्ते। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। हाँ, ये मेरे को पूछना था, एक ना 4 साल का बच्चा है, वो अभी तक बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए क्या करें? आ, अपने रसोई जैसे वो थोड़ा बहुत बोलता है, मम्मी पापा ले ले दे दे, ऐसे कुछ कुछ बोलता है। अब चुप हो जाओ, जाने का समय हो रखा है, जल्दी जल्दी निपटने दो। अगर आप ही बुलेट ट्रेन, अबे आप ही अगर वो चलोगी तो फिर मैं तो पहुंचा, कुछ बाकी है मेरे। आप लोग तो खा के बैठी पड़ी हो, मुझे खाने जाना है। ठीक है। जब कोई बच्चा देर से तो होम्योपैथी में एक दवा आती है, ब्राइटा कार्ब। जो बच्चा देर से बोलता हो तो होम्योपैथी की ब्राइटा कार्ब 200 पावर की 2 बूंद सुबह शाम। ये तो हो गई होम्योपैथी की दवा। घर की चीजों में घर की चीजों में हर घर में शंख होता है, शंख के अंदर पानी डाल दे और वो पानी पिलाए। दूसरी चीज, घर का खाना जो बनाते हैं उसको बाहर रख दें, और नजर रखे कौवा खा गया तो वो लाके बच्चे को खिला दें, तो कौवे की तरह काय काय करना शुरू कर देगा। ठीक है। तीसरी चीज, अपने काली मिर्च का बारीक पाउडर, दालचीनी का बारीक पाउडर, और बच का बारीक पाउडर, तीनों पाउडर बारी बारी से 1 1 हफ्ते के लिए जीभ पे मले। जीभ पे मलना है, एक चुटकी लेके शहद में, 4 साल का बच्चा है तो थोड़ी शहद में मिला के जीभ पे मले। काली मिर्च का पाउडर, दालचीनी का पाउडर, बच का पाउडर। थोड़े से सामर्थ्यवान परिवार हैं, अगर उनको मालकागनी का तेल मिल जाता है, मालकागनी का तेल, तो उसकी 2 बूंद मालकागनी का तेल उसके जीभ पे टपकाएं या दूध में मिला के पिलाएं, दिन में 1 बार। इतने सारे उपचार हैं, इनमें से जो भी करें। कुछ भी सबसे फ्री वाला करना हो तो खाना बनाओ, घर के बाहर रख दो, देखो कौवा खा गया तो बच्चे को खिला दो। ठीक है। इसके मलिक भैया। भैया महाराष्ट्र से एक भाई है अविनाश महादेव, तो उनको मैं ग्रुप में जोड़ना चाह रहा था, तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें शायद 1024 मेंबर हो गए इसलिए, और लिमिट पूरा हो गया। और उनको मैं ये खुजली के लिए भीमसेनी कपूर और फिटकरी मिला करके लगाने के लिए बोला था, तो उनसे 2 3 दिन बाद बात हुआ था, तो बोले कि ये बहुत आराम है, लगभग 60-70%। अभी फिर 1 महीना पहले बात हुआ कल, तो बोल रहे कि फिर से वैसा ही हो रहा है, थोड़ा बहुत आराम है लेकिन फिर से वैसा ही हो रहा है। देखिए, उनको जोड़ भी नहीं पा रहे और उनको क्या बोल पाए। जब लगाने की आइटम से आराम मिल जाए और दोबारा वो महीने 2 महीने बाद वापस आ जाए, तो खाने की दवा भी ऐड कर देनी चाहिए। स्किन की समस्याओं में जब लगाने से आराम आ जाए और अगर महीने 2 महीने बाद दोबारा वापस आ जाए, तो समझना चाहिए कि खाने की भी दवा चलानी है। तो खाने की दवाओं में सबसे अच्छा और सरल है त्रिफला। रात को त्रिफला पानी में भिगो के लें, मतलब गुनगुने पानी से लें त्रिफला, और रात को ही भिगो दें, उसमें हल्दी, त्रिफला और नीम के पत्ते का पाउडर, और सुबह वो पी जाएं। सर्दी का मौसम है तो हल्का गुनगुना करके पिएं। शरीर में कोई दर्द वगैरह रहता है तो सौंठ मिला दें, ताकि उनके दर्द में भी काम आ जाएगा और इधर रक्त शुद्ध होके खुजली में भी काम आ जाएगा। जी भैया। और जो ग्रुप में तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जो दूसरे और कोई ग्रुप हैं उनमें जोड़ देंगे। कई सारे ग्रुप हैं, अभी सारे जैसे जैसे फुल होते जाएंगे उस तरीके से। अभी कुछ समय बाद हम सभी आ जाएंगे, एक व्हाट्सएप पे तो रहेंगे, लेकिन हम सभी आदत डालेंगे टेलीग्राम पे, क्योंकि टेलीग्राम पे लिमिट नहीं होती। हाँ, वही बड़ा बढ़िया होगा। हाँ, लेकिन जैसे कि अब हम किसी नए परिवार को जोड़ने की बात करते हैं, तो वो टेलीग्राम 90% लोग यूज नहीं करते, या उनको पूरा है चलन में नहीं होता। जी जी। समय का बहुत ही अच्छा सदुपयोग हुआ। अब इसके साथ ही चलते हैं समापन की ओर, और ये रहा END का बटन। तो मिलते हैं 4 बजे नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, और शाम 7:30 बजे चौपाल। और आप सभी की प्रार्थनाएं काम आएंगी।
हमें वैद्य राजेश कपूर जी की सानिध्य चौपाल पे जरूर मिलेगा, लेट ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल।